कि मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी आवाज़ ऐसी है, ये है, वो है। मेरी आवाज़ को लेके मेरा इतना रिजेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा। रेंट वाला मुझे बोलता था, आप रेंट दे रही हो या मैं निकालूँ तुमको घर से? कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगा, कोई काम नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा। ये मैं उसकी बातों में आ गई। और जब सुशांत जी का हुआ था ना, उससे 4 दिन पहले मैं खड़ी थी टेरेस पे कूदने के लिए। मेरा नाम अर्चना गौतम है, मैं मेरठ से आई हूँ, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ और ये मेरी प्रोफाइल। हेलो वेलकम टू डेली मसाला। मैं हूं फैजान और आज के सुपर स्त्री के एपिसोड में है मेरे साथ में बिंदास और बेबाक अर्चना गौतम, जो आज हमें बताने वाली हैं उनकी कहानी और उन्हीं की जुबानी। कैसी हैं अर्चना आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूं और आपसे मिलने के बाद में अब और अच्छा लग रहा है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपसे बहुत सारी बातें करने के लिए। जी, मैं भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी टाइम से आपसे मिली भी नहीं हूँ और काफ़ी टाइम से हमने इंटरव्यू भी नहीं किया। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपने मुझे कॉल किया और मैंने कहा चलो कुछ नया करते हैं। तो आज हम लोग नया करते हैं। जब भी सुपर स्त्री का नाम आप सुनती हैं, जब भी सुपर वुमेन का नाम आप सुनती हैं, तो क्या आपके दिलो दिमाग में आता है और क्या आप फील करती हैं? और आपकी नज़र में अगर मैं बात कहूँ तो कौन है आपकी लाइफ की सुपर स्त्री? जब भी सुपर वुमेन का बात आती है तो बहुत सारी जो महिलाएं हैं, जिन्होंने हमारे देश के लिए कुछ किया है और फिल्म इंडस्ट्री में इंडस्ट्री के लिए कुछ किया है। तो जैसे देश की हम बात करें तो बहुत सारी है, जैसे कि हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो आज हमारे देश की राष्ट्रपति हैं। इंदिरा गांधी जी और झांसी की रानी जी। और इंडस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला नाम मेरा आता है प्रियंका चोपड़ा का, जो कि मेरी कह सकते हैं मेरी इंस्पिरेशन है वो। तो इंडस्ट्री में तो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि छोटे से एक शहर से निकल के उन्होंने खुद के दम पे अपना नाम कमाया है। आज उनकी खुद की पहचान है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड़कियां आगे करती है, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वो आईएएस फील्ड में हो, चाहे वो इंडस्ट्री फील्ड में हो, चाहे वो साइंटिस्ट फील्ड में हो। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये तो हो गई आपकी इंस्पिरेशन की बात। अगर मैं अब अर्चना की बात करूं, अर्चना गौतम जिनको अब पूरी दुनिया पहचानती है आपके शोज़ के थ्रू, आपके काम के थ्रू, अगर उनकी मैं बचपन की अगर मैं बात ही करूं, तो वो कैसी थी बचपन में? बचपन कैसा था अर्चना का? हाँ, एक्चुअली मैं बचपन में ना टॉम बॉय हुआ करती थी। मैंने कहीं तो आपने बोला कि भाई मैं कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह भी ना टीवीएस विक्टर पे जाया करती थी। हाँ, टीवीएस विक्टर, मेरी पर्पल कलर की टीवीएस विक्टर थी। यहाँ तक कि मेरे बाल भी पापा ही काटते थे और एक्सपेरिमेंट करते थे। तो मैं उस टाइप का जोन था, मतलब कभी पापा ने मुझे लड़की समझा ही नहीं। हमेशा मतलब अपना बेटा समझा, बेटे की तरह मैं मतलब हर चीज़ में, चाहे वो किसी भी चीज़ का मुद्दा हो उस चीज़ में इन्वॉल्व होना। बाइक चलाती थी जैसे मैं टीवीएस विक्टर। उस टाइम पे बहुत कम लड़कियां बाइक चलाती थी। मैं बहुत छोटी थी, मेरे पैर भी नहीं आते थे, मेरे पैर ऐसे रहते थे, तब भी मैं मतलब उसको ठाए ठाए फिरती थी। तो मेरा जो बचपन बीता है वो एक टॉम बॉय की तरह बीता है। और बचपन में अगर बात करूँ, देखो एक होता है बचपन वो जिसको हर फैसिलिटीज़ मिलती है। बट जैसे कि मैंने पहले भी बात किया था कि मैं एक पुलिस वाले की बेटी हूँ। तो हम लोगों का क्या था कि हम लोगों का एक जोन होता था, जैसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर, वहाँ पे सभी पुलिस वालों के बच्चे रहते थे। तो हम उन्हीं के साथ पले बड़े हुए हैं और लाइफ में बहुत स्ट्रगल भी रहा है। जब जैसे धीरे धीरे बड़ी होती थी तो हमारे भैंस भी हुआ करती थी। तो सुबह का दूध मम्मी निकालती थी, शाम का दूध मैं निकालती थी, भैंस को सानी करती थी। तो बहुत सारी लाइफ में ऐसी चीज़ें रही हैं। ये सब किया हुआ है आपने सब मतलब? कुछ, गोबर भी उठाया हुआ है, उपले भी पाथे हुए हैं, सानी भी लगाई हुई है, चरी भी काटी हुई है। तो मतलब बहुत सारे लोग उपले का मतलब नहीं समझ पाएंगे अगर आप उनको बताना चाहें तो। तो मैं बताना चाहती हूँ कि उपला होता है कि जो भैंस का गोबर के उपला थप के दीवार पे डालते हैं ना, जैसे आप लोग जब गांव में जाते होंगे तो देखते होंगे। तो वो हम लोग करते थे। तो गंडासे पे चारा भी काटा। गंडासा बोलते हैं वैसे तो पंजाब में, हरियाणा में गंडासा लड़की को बोला जाता है, बट रियल में गंडासा होता है कि
कुट्टी काटने की मशीन होती है जिसमें गाय भैंस का चारा काटा जाता है, तो वो भी किया है। तो मतलब हम लोगों ने लाइफ में, मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि अगर मैं शायद इस जन्म में, मतलब इस जन्म कह रही हूँ, इस सिचुएशन में पैदा होती, यानी ये 2024-20 में पैदा होती, तो शायद वो जो मैंने लाइफ में जो स्ट्रगल किया, क्योंकि ये स्ट्रगल का मज़ा भी एक अलग है, सही बात है, तो वो नहीं मिलता। सही बात है। अब मुझे पता है कि मैंने सब काम किया हुआ है, मैंने दूध भी निकाला है, मैंने भैंस को नहलाया भी है, सानी भी की है। लाइफ का कोई काम नहीं है जो मैंने नहीं किया है। भूस लेने भी जाती थी, भूस मतलब जो गाय भैंस खाती है, तो मुझे चारा, सूखा भूस होता है, तो मतलब मुझे बहुत अपनी जर्नी पे ना मुझे प्राउड होता है। तो ये मेरी जैसी जर्नी भी बहुत लड़कियों की होती हैं, तो उनको भी, मुझे लगता है कि उनको भी कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैंने ये किया है, ये किया है, क्योंकि जब आप वो सब चीज़ें करके आप जब इस मुकाम पर पहुंचते हो, तो जब आप पीछे पलट कर देखते हो तो हल्के से आंखें नम हो जाती है, ये सोच के कि, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये सोचकर कि हमने इतनी मेहनत की है, वो जो मेहनत की है ना, आज हमारी वो सफल हुई है। तो उस चीज़ पे एक जो हर महिलाओं को प्राउड मोमेंट होता है, तो वैसा ही मुझे होता है। और उस वक्त किसने सिखाया था बाइक चलाना आपको? उस वक्त बाइक चलाना आई कैसे थी? और लोगों का क्या रिएक्शन होता था? मैंने ये चीज़ मैंने नोट की हुई है। हम जब लोग कहते हैं भाई समानता है, लोग ये कहते हैं कि लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, लोग कई तरह की बातें करते हैं, ठीक है। लेकिन आज भी वो माहौल है, जब भी कोई एक लड़की अगर बाइक से जाती होती है ना, तो 4 लोगों की गर्दन ऐसे घूमती है और लोग उसे देखते हैं ना, लड़की बाइक चला रही है। मुझे लगता नहीं इसमें कोई प्रॉब्लम है, लेकिन लोग बहुत अलग तरीके से देखते हैं उसे। जब आप बाइक से जाया करती थी, तब सबका क्या रिएक्शन हुआ करता था उस वक्त? एक्चुअली क्या और था, आपने क्या-क्या फेस किया है उस वक्त? मेरे मुझे ना था कि साइकिल चलाती थी मैं, मुझे पापा की बाइक चलानी है, बट लोगों की एक मेंटालिटी थी कि लड़की बाइक नहीं चलाती है, लड़की बाइक नहीं वही चलाती मेरा है। सवाल है। जी। तो मैंने पापा से रात को मैंने पूछा, पापा बताओ ना बाइक बाइक कैसे चलती है, तो पापा ने बोला देख, ऐसे बैठो, एक्सीलेटर दबाओ, ये रेस होती है, ये क्लच होता है, धीरे धीरे क्लच छोड़ो, धीरे धीरे रेस अपना आप ही आगे गाड़ी चल जाएगी चल जाएगी चल जाएगी। मैंने बोला बस हो गया, ये तो मैं ऐसे ही चला लूँगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। फिर सुबह उठ के मैं बाइक को देखती रही, मैं 1 घंटे तक बाइक को देख रही थी। मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि क्या हुआ, क्या सोच रही है। मैंने कहा मम्मी रात में ना पापा ने मुझे बताया बाइक कैसे चलाते हैं, मैं तो चलाना सीख लूँगी। मम्मी ने कहा अच्छा तू चलाना सीख रहे तो ठीक है, फिर यहाँ से लेके वहाँ तक चला के दिखा। मैंने कहा मम्मी कैसी बातें कर रही हो, जब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चला सकती हूँ तो मैं यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं चला सकती। तो मम्मी ने कहा चला के दिखा। मैंने चैलेंज ले लिया। मतलब ये नहीं सोचा मेरी टांग टूटेगी, मेरा मुंह टूटेगा, मेरे दांत टूटेंगे, मेरे हाथ टूटेंगे। मैंने एक्सीलेटर दबाया, वो स्टार्ट हो गई। पापा ने बोला था क्लच दबाना, ये करना ये करना, मैंने जैसे करा वो गाड़ी आगे चलने लग गई, आगे चलने लगी। उसके बाद मेरे हाथ पैर कांपने लगे कांपने लगे कांपने लगे। पापा ने ये तो बता दिया था कि गाड़ी चलेगी कैसे, तो रोकना कैसे ये नहीं पापा बताया? ने ये नहीं बताया कि गाड़ी रुकेगी कैसे। फिर उसके बाद मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं इसको मतलब बाइक जैसी होती है, मतलब साइकिल जैसी ब्रेक दबाना पड़ता। मैंने जैसे दबाया, गाड़ी थोड़ा स्पीड पे दे डक देनी, मैं गिरी, और फिर गिरने के बाद उठी। नहीं नहीं, ऐसे करके ऐसे गिरी। मतलब जब ब्रेक हुआ ना, मतलब वो स्लिप नहीं हुई क्योंकि ज़्यादा तेज नहीं चल रही थी, बट ब्रेक लग के वो उसको रोक नहीं पाई, वो नीचे गिर गई। उसके बाद मैं वहाँ तक रुकी नहीं, मैं उठी, उसको खड़ी करी, फिर एक्सीलेटर किया, फिर वहाँ से चलाते हुए फिर ला रही हूँ, फिर गिरी। मैं अंदर बाथरूम में गई, मैं पापा को कांपती कांपती, पापा तुमने गाड़ी चलाना सिखा, बाइक चलाना सिखाया, तुमने ब्रेक दबाना क्यों नहीं सिखाया मुझको। पापा पापा दो तौलिया बांध के आ रहे, अरे क्या हुआ क्या हुआ। तब मेरे हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे। सब पूरे पुलिस के लोग बाहर आ गए कि यार मतलब आशु ने बाइक चला ली। लेकिन उस वक्त पापा का क्या रिएक्शन था? पापा को उस वक्त में फिक्र ज्यादा बाइक की थी कि मेरी उस वक्त आशु की थी? मेरी और जिन लोगों को ये पता नहीं है भाई आशु कौन है, आशु इनके घर का नाम है। हाँ सब प्यार से इन्हें आशु बोलते हैं इनके घर हाँ, पर। मेरे घर वाले मुझे आशु बोलते हैं, मेरे घर का नाम आशु है। जी। हाँ। तो फिर क्या रिएक्शन था पापा का? पापा कह रहे तू ठीक है ना। पापा ने मैंने ये कहा पूछा, ये हाँ। नहीं पूछा बेटा गाड़ी ठीक है कि नहीं? बाइक ठीक है, हाँ पापा ने पूछा बाइक ठीक है, मैंने कहा नहीं बाइक को कुछ नहीं हुआ, बट तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये बताओ पहले। मैं मतलब वहाँ पे भी पापा से झगड़ा करने लगी। हाँ ये है। और मम्मी मतलब मम्मी तो खुश थी,
मम्मी कह रही है मेरी बेटी तो बाइक सीख गई, मेरी बेटी तो बाइक सीख गई। तो मतलब ये मेरा एक छोटा सा स्टोरी था, मतलब बाइक से रिलेटेड। मतलब मम्मी की अगर मैं बात करूँ तो मम्मी ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा। हमेशा। एक इंसिडेंट था, मैं आपको बताती हूँ। मेरा बर्थडे था, जी। मुझे ना अपना बर्थडे बनाने का बहुत शौक है कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना बर्थडे बनाऊँ, लोग आए, मतलब लाइक गिफ्ट्स लेके, और मतलब मैं केक कटिंग करूँ, मतलब लैविश पार्टी हो, लग्जरी टाइप की। तो मेरा ऐसे ही था कि मुझे बर्थडे बनाना है। तो मैं ना लोखंडवाला में जा रही थी, एक डमी ने एक ना गाउन पहना हुआ था, वो जो ऐसा शादी होती है ना वैसा वाला गाउन पहना, तो बिल्कुल वाइट कलर का, ये करके। तो मैं लोखंडवाला में गई थी। तो मैंने कहा मम्मी देखो ना कितना प्यारा गाउन है। मम्मी कहती हाँ ले ले। तो मैंने कहा मम्मी बहुत महंगा होगा। कह रहे पूछ तो सही। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने पूछा उसको, उसने बोला 20,000। मैंने कहा भैया डिस्काउंट कितना होएगा? कह रहा 17 में दे दूंगा मैं। तो मैंने कहा मम्मी हमारा बजट नहीं है, चलो। कह रही कितने का है? मैंने कहा 17,000 का। तुझे पसंद है ना? मैंने कहा हाँ। तो ले ले। उस टाइम पे मैं बहुत स्ट्रगल थी, और मतलब स्ट्रगलर शुरुआत थी के टाइम की बात बहुत। है ये। हाँ, ये 2015 की बात है, जब मैं अच्छा। मुंबई में नई नई आई थी। हाँ, 2015-16 की बात है। तो मेरी मम्मी ने ना ये नहीं देखा कि हमारे पास कितने पैसे हैं, क्या नहीं है। मम्मी ने मुझे बोला ले ले, तुझे पसंद है ना, ले ले, तो बहुत अच्छी लगेगी। उसके बाद जब मैं पहनी उसको, मतलब मैं इतनी खुश थी उस गाउन को पहन के, बहुत ज़्यादा। और आज वो दिन है कि मेरी जो स्टाइलिस्ट है, जी। वो मुझे फ़ोन करती है, मैम कोई इवेंट है क्या, मैं गाउन भिजवाना चाहती हूँ, भिजवा दूँ, आप चूज़ कर लो। मतलब मेरे पास आई थिंक शायद 100 फ़ोटोज़ आ जाती होंगी, 50 फ़ोटोज़ आ जाती होंगी। तो मैं मतलब सेलेक्ट करती हूँ कि ये है। तो आप सोच रहे हो कि कहाँ वो टाइम था जब मैं 17,000 के गाउन कपड़े के लेने के लिए लिए सोचना पड़ता था। सोच रही थी, और आज 17 क्या पता नहीं शायद लाखों लाखों के गाउन पहनने के लिए मुझे आ जाते हैं, जिसको सिर्फ मैं एक बार पहनती हूँ और वापस कि नहीं बस हो गया, कहाँ रखूँगी, जगह ही नहीं मेरे घर में। तो ये जो जर्नी है, ये एक लड़की के लिए आसान नहीं होती। बट मैं सभी लड़कियों से ये बोलना चाहती हूँ जो अभी पैदा हुई हैं या पहले भी पैदा हुई हैं, आप ना जब भी कभी बचपन हुआ है उनका, तो बचपन में ना आप जो आपको लाइफ में चाहिए वो मैनिफेस्ट करते रहो, करते रहो। क्योंकि जब आप बचपन में कुछ दुआ मांगते हो तो वो दुआ आपकी पूरी होती है। और मैंने बचपन में जो जो चीज़ें मांगी हैं वो मेरी जवानी में पूरी हो रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, वो चीज़ें पूरी होती है। कहते हैं ना भगवान है, तो कहते हैं कि भगवान हर घर में है। मेरे माँ बाप के रूप में भगवान है, बाहर भगवान है। तो आप उसी तरह से मैनिफेस्ट अपने आप को करते रहो कि वो चीज़ें आपकी पूरी होती होंगी। जी। फिर कॉलेज में कैसी थी? कॉलेज में मैं टीवीएस विक्टर पे जाती थी। हाँ। वहाँ पे सारे लौंडे मुझे देखते थे, बट कोई लाइन नहीं मारता था क्योंकि मेरे छोटे बाल होते हुआ करते थे। और कितने कितने बड़े बड़े बाल हुआ मेरे मेरे करते थे? इतने इतने बड़े बाल थे, इतने 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 अच्छा। इतने। तो मैं चोटी भी नहीं बना पाती और थी। उम्र क्या होगी उस वक्त? मेरी उम्र कॉलेज में, मैं 2010 में कॉलेज में गई थी, तो मेरी कितनी उम्र होगी? आई थिंक शायद, देखो उम्र का तो मुझे पता नहीं अभी। लगभग फिर भी लाइक अंदाजा। कितना बताऊँ, देख गिनना पड़ेगा मुझे, मुझे कुछ आइडिया नहीं है मतलब उम्र का। डिग्री क्या क्या चल रही थी? क्या किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी आप? आई थिंक शायद 18 19 नहीं, 17, हाँ। 17 17 18 के करीब होगी। मतलब मुझे परफेक्ट नहीं पता, बट एक अंदाज़ा बता रही हूँ मैं। क्योंकि 19 में तो मैं यहाँ पे आ गई थी, मुंबई आ गई थी। तो उससे पहले पहले देखो 10 ना, नहीं नहीं कम होंगी फिर मैं। और कम? हाँ। नहीं मतलब डिग्री कौन सी कर रही थी आप उस वक्त? किस चीज़ की पढ़ाई कर रही थी आप? मैं बीजेएमसी कर रही थी, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास अच्छा। कम्युनिकेशन। तो मैं होंगी 16 17 ऐसा होंगी। तो पत्रकारिता पढ़कर बैठी हैं आप यहाँ पर? मैं जॉब करके बैठी हूँ। हाँ। मतलब मैंने एक न्यूज़ चैनल का नाम नहीं लेती, मैं उसमें जॉब करती थी, मेरा इंटर्नशिप चल रहा था। और वो मुझे गांव में भेज देते थे रिपोर्टिंग करने के लिए, और वहाँ मैं सिर्फ गड्ढे ढूंढती थी और कुछ नहीं। कौन से गांव में कितने गड्ढे हुए हैं उसका रिपोर्ट देती। देखिए आप, यहाँ पे आपको ये गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पे ये सरकार क्या कर रही है? यहाँ सरकार कुछ नहीं कर सकती। यहाँ पे लोग जा रहे हैं, देखो उनकी साइकिल फंस गई। आपको पता भी नहीं होगा कि किसकी साइकिल अंदर गड्ढे में चली जाएगी, पता नहीं। फिर जब मैंने क्या अर्चना तुझे क्या बनना, तू गड्ढे में आ गई है, नो। फिर मैंने वो जॉब छोड़ के लेकिन अच्छा एक बात है, भले ही आज आप इस लाइन में होती नहीं होती, लेकिन पत्रकारिता अगर उस टाइम पे कर रही होती आप तो पक्का वायरल जरूर होती। मैं कई सारे पत्रकार ऐसे देखता हूँ जो वायरल होते रहते हैं। यार रिपोर्टिंग में मैं क्या वायरल होती बताओ यार। अरे बहुत सारे रिपोर्टर्स वायरल हो रहे हैं आजकल।
सच में फुल कॉमेडी होता, लोग एक्साइटमेंट रहते कि अर्चना अब कौन से गड्ढे के बारे में बात करने वाली है, बताओ कौन सी नाली के बारे में बात करने वाली है ना। तो फिर मैंने वो छोड़ी, फिर मैं रियल एस्टेट कंपनी में आ गई। मैंने रियल एस्टेट कंपनी में जॉब किया। मेरी पहली जॉब लाइक लाजपत नगर ही थी, फिर दूसरी जॉब मेरी बदरपुर थी, फिर फरीदाबाद थी। तो मैंने रियल एस्टेट जॉब किया और मैं एक आश्रम में, एक जगह थी, छोटी सी जगह थी, आई थिंक शायद इतना ही छोटा होगा, उसमें एक बेड डला होता था और वहीं पे किचन था छोटा सा, मतलब स्टॉप टाइप का किचन था। वो ऐसे ऐसे करके मारते हैं ना, ऐसे ऐसे करके स्टॉप चलता है, वो वाला मेरा गैस हुआ करता था। वहीं पे मैं थोड़ा चाय वाय बना लेती थी। फिर मतलब चाय का शौक आपको तब भी था? हाँ, चाय के बिना तो मतलब मुझे नहीं लगता कि भारत की कोई महिला रह पाती होगी। सारी लड़कियों को, सारी औरतों को भाई चाय चाहिए। अभी जो नया जनरेशन आया है उनको थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी, ब्लैक टी चाहिए होता है, बट जो हम देसी लोग की बात कर रही हूँ मैं, देसी औरतों की बात कर रही हूँ, उनको तो भाई चाय चाहिए। उनको मतलब आप चाय दे दो, आप अदरक भी ना डालो चलेगा, बट मेरे को तो अदरक मेन है मेरा तो उसमें क्या होता है, जब बारिश आ जाती थी तो सारा नाली का पानी मेरे रूम में आता था। तो मैं ऊपर को उठ उठ के नहा के सीधा ऑफिस जाती थी। तो बस पकड़ती थी, 10 रुपये देती थी, मतलब लाइक ये सब चीज़ें मतलब मैंने की। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ जोड़ के, मेरी पहली जो सैलरी थी, मैं बताना चाहती हूँ क्योंकि आई होप कि आप लोग शायद मेरी जर्नी से कुछ सीखो और कभी भी ना डिमोटिवेट मत होना उस चीज़ से। मेरी पहली सैलरी थी, मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, मैं नाम नहीं लूँगी वरना प्रमोट हो जाएगी वो। इन चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है। हाँ, क्यों मैं फ्री में प्रमोट करूँ उसको। हाँ, तो मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, तो उसकी जॉब टेली कॉलिंग की थी, 6,000 रुपये पर मंथ। अच्छा। मैं, हेलो सर, मैं अर्चना बात कर रही हूँ सर। सर हमारी कंपनी इंश्योरेंस करती, कट सर, इंश्योरेंस सर, कट। उसके बाद वो बोलते हैं मैनेजर, तुम ना इंग्लिश में बात करो। अब भैया इंग्लिश तो आती नहीं थी, क्या करूं। अब उनको जिस जिस दिन ये पता चला कि भाई मुझे इंग्लिश नहीं आती, उन्होंने मुझे जॉब से निकाल दिया। अच्छा। बट अगर आपका कोई जॉब निकल गया है या आपका कोई बनता हुआ काम खत्म हो गया है, तो आप सोचना आपके लिए ना कुछ अच्छा लग बना है। तो यानी 6,000 की जॉब छोड़ के मैं डायरेक्ट 15,000 की जॉब पे गई। लेकिन सच में ऐसा हुआ था कि जब आपने उन्हें बोला कि मुझे इंग्लिश नहीं आती इंग्लिश है, नहीं आती, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, यस आप कुछ और देखो? यस। तो मैं डायरेक्ट 6,000 की जॉब छोड़ के मैं, मेरी जॉब लगी डायरेक्ट 15,000 की। आप सोच रहे हो कितना ग्रोथ हुआ। यानी मेरी लाइफ में लिखा था कि कुछ बड़ा करना है। मैं फिर वहाँ पे असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बन गई। अच्छा। जिसमें फ्रॉड कंपनी थी वो जो बंद हो गई थी? बंद हो गई थी, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे पहुंची थी। तो उनका क्या काम था, यमुना में वो प्लॉट बिकवाते थे। मुझे ये बात पता नहीं थी। जिस दिन मुझे ये बात पता चली, उस दिन मैं ना सारी अम्माओं को बोलती थी, मैंने कहा अम्मा मत लो, नदी में डूब जाओगी, पैसे चले जाएगा। और ये बात एक दिन ना जो मेरे एमडी थे, उन्होंने अपने ही बंदे को किसी को भेजा था ताकि, और उसको भी मैंने हेल्प किया। उसने मेरे एमडी को बता दिया, उन्होंने मुझे जॉब निकाल दिया। जैसे मैं जॉब से निकली वो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद मैं फिर वापस मुंबई गई। और हाँ, उसके बीच में मैंने एक टीवीएस स्कूटी खरीदी थी, पैप करके चलती थी, पर्पल कलर की। याद आया होगा जब बहुत ऐड आता था पैप का। तो मेरी ज़िंदगी की सबसे पहली स्कूटी थी पैप, ब्लू कलर की। मैंने अपने पैसों से खरीदी थी, मेरा लोन हुआ था। और पर्पल क्यों नहीं खरीदी आपने? पर्पल इसलिए नहीं क्योंकि बाइक पर्पल थी। अच्छा। तो मैं थोड़ा डिफरेंट चाहती थी क्योंकि मेरे पापा की पहली बाइक ब्लू कलर की थी, तो इस वजह से मैंने वो ब्लू खरीदी थी। मेरी पहली स्कूटी, मैं इतनी खुश हुई ना, ओह माय गॉड, मैंने खरीदी है, मेरी स्कूटी है। और मैं ऐसे इसको ऐसे चाहती थी, मतलब लाइक समझ, मतलब वो जो फीलिंग थी पहली स्कूटी खरीदने की, वो बहुत अलग थी, बहुत अलग थी। उसके बाद कंपनी बंद हो गई, मैं मेरठ चली गई, जॉब सर्च कर रही थी। मैंने कहा चलो, अभी तो फ्रॉड कंपनी मिल गई थी तो 15,000 मिल गए थे। अब तो कोई असली कंपनी तो इंग्लिश आती है, तो इंग्लिश तो मुझे आती नहीं, तो मैं जुगाड़ में लग गई। फिर उसके बाद एक शो आया सेल्स का बाजीगर, जिसमें रवि किशन जी जज थे। फिर उनके शो में चली गई एज अ वाइल्ड कार्ड। फिर रवि सर ने मुझे बोला कि तुम कुछ कर सकती हो, मुझे तुम्हें वो चार्म दिखता है, तुम वो दिखता है। फिर सर ने बोला कि ठीक है, अपने पापा को लेके आप आओ, मैं कुछ हेल्प करता हूँ। तो फिर मैं गई, तो उनके घर पे गई, फिर ऐसे ऐसे करके मैं धीरे धीरे कर, मतलब लाइक आगे बढ़ गई। ये सब दिल्ली में हुआ था? नहीं नहीं, ये हुआ था लखनऊ में, शो था,
तो हम लोग लखनऊ में गए थे। तो फिर वो सब चीज़ें था। तो मुलाकात, फिर पापा से मुलाकात हुई फिर? पापा से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला मैं बताऊंगा तुमको 1 महीने के बाद। 1 महीने तक मैं वेट करती रही, फिर रवि सर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। फिर उसके बाद में बस अब रवि सर ने सपने तो दिखा दिए थे, अब उनको ऐसे थोड़ी ना मैं तोड़ने देती थी। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी अगर रवि सर साथ भी नहीं देंगे ना तो भी मैं जाऊंगी। मम्मी ने बोला, मैंने कहा मम्मी मुझे जाना है। मम्मी कह रही एक्चुअली हमारे घर में क्या होता है, मतलब मेरे घर में नहीं, शायद आप लोगों के घर में भी ऐसा होता होगा कि मुंबई को ना विदेश माना जाता है। बोला जाता है कि मुंबई में चोर चोरी कर लेगा, तुम्हारा लगेज लेटे, जैसे मूवी में दिखाते हैं, तो वो मेंटालिटी बन जाती है। आज भी वो मेंटालिटी है हमारे लोगों में, जो बहुत मैंने दूर से कहा मुंबई को देखते हैं। हाँ। तो आजकल तो सोशल मीडिया आ गया तो थोड़ा सा चीज़ें हो भी गई है, बट अभी भी मैं अगर बात करूं 75% लोग ऐसा ही सोचते हैं मुंबई विदेश है, हम नहीं जा पाएंगे, वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत वो है, वहाँ पे तो ये होता है, वो होता है, वो होता है, दुनिया है, ये रियलिटी है। तो मैं भी चली गई। मम्मी ने कहा तू जा। मम्मी ने गहने बेचे, पैसे रखे। उस वक्त मेरे अकाउंट में मुझे नहीं पता कहाँ से, मुझे लगता है कि भगवान मेरे साथ साथ चलता है, किसी बुढ़िया के मेरे अकाउंट में पैसे आए थे 25,000। 25,000। हाँ, वो 25,000 भी मैंने ले लिए। मैंने भगवान से बोला, भगवान जिस दिन पैसा आएगा ना मैं उन बुढ़िया के पैसे रिटर्न कर दूंगी, अभी तो मुझे मुंबई जाना है। उनका फोन नहीं आया लेकिन फिर बाद नहीं, में मैंने आपके रिटर्न पास? कर दिया ना, नहीं, उनका वैसे फोन उनका आया। उनका फोन आया कि? तो जिसने ट्रांसफर किया था, जिस मैनेजर ने ट्रांसफर किया था, उसने अपनी सैलरी से उसको पैसे दिया, उस वक्त। और उस मैनेजर ने मेरा अकाउंट ब्लॉक करा दिया, यानी मेरा सिविल पूरा खराब हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने अपना सिविल ठीक करवाया। ये सारा प्रोसेस बाद में हुआ, जब मेरे पास पैसा आया, जब मैंने उनको रिटर्न दिया, उस बुढ़िया अम्मा को मैंने वापस रिटर्न दिया और 10,000 एक्स्ट्रा ही दिया। कि आपने बहुत। हाँ, और मतलब मेरी बात नहीं हुई, मेरी सिर्फ मैनेजर से बात हुई थी। अच्छा। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच, मैं आपको 10,000 एक्स्ट्रा दे रही हूँ, आप रख लीजिए। वो तो खुशी हो गया कि मतलब लाइक कि मेरे से बात किया, कह रहा है आई एम सॉरी मैंने आपका अकाउंट का, कोई बात नहीं, आपने उस वक्त मेरी बहुत मदद की, शायद आपका वो 25,000 नहीं आता तो शायद मैं मुंबई भी नहीं जा पाती। सही बात है। तो वो पैसा जोड़ के मैं गई। तो मेरे साथ ना पता है, कभी ऐसी चीज़ें बहुत हुई है कि इंग्लिश नहीं आती, गंवार है, ये वो, तो मुझे ना उस चीज़ पे तोड़ दिया लोगों ने। मतलब मैं सोचती थी कि यार क्या है ये इंग्लिश, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है। मैं 1 साल तमिलनाडु रही हूँ, मुझे तमिल आती है। मैंने कहा ये ऐसी कैसे बवाल है जो मुझे नहीं आता है। मैंने कहा इस बवाल को सीखना है, और तब से मैं लग गई इंग्लिश सीखने में कि ये बवाल को सीखना है चाहे कुछ हो जाए। तो मैं जब पीजी में आई, 4 बज रहे थे सुबह के, फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने बोला, मैंने कहा अंधेरी कहाँ है, एकता कपूर जी का ऑफिस अंधेरी में है, बहुत मतलब कैसी जगह है। तो उन्होंने, बुढ़िया ने बोला, आंटी ने, बहुत अच्छी जगह, पोर्श एरिया है। मैं एकता कपूर मैडम के ऑफिस के बाहर और उनका देख रही हूँ, हाय ये एकता बालाजी कपूर, टेलीफिल्म्स। बालाजी टेलीफिल्म्स, ओ एकता कपूर मैम का ऑफिस, वाओ वाओ, मतलब लाइक एक चाह थी कि उनका सीरियल करना है मुझे, एकता कपूर मैम का सीरियल करना है। फिर उसके बाद मैंने कहा यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे, बिल्डिंग मतलब रहने के लिए। मैंने कहा यहाँ पे मैं कैसे करूँ। उस टाइम पे ना जस्ट डायल था, तो मैंने जस्ट डायल को फ़ोन किया, उन्होंने मुझे नंबर, कॉल आ गया मुझे अचानक से, मैंने कॉल किया उसको। फिर मैं ये आज़ाद नगर है ना, वहाँ पे शिफ्ट हो गई मैं। अच्छा। वहाँ पे शिफ्ट हो गई। वहाँ पे 1 2 3 4, एक रूम में 4 लड़कियाँ, एक अलमारी, और चारों जब लड़कियाँ। मुंबई आया है वो तब की बात है ये? ये तब की बात है, ये 2015 की बात है। हाँ, चारों लड़कियाँ यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, सब सुबह तैयार हो गई। वो सारी एक्ट्रेसेस हाँ, सारी वही थोड़ा छोटा मोटा ट्राई कर रहे थे सब? हाँ, मैं अपना उठी, मेरे तो बॉय कट थे ही, मतलब इतने हो गए थे मेरे तब अच्छा, बाल। मुंबई आप बाल भी सिर्फ इतने ही लेकर आए हुए थे? मेरे पहले मेरे इतने थे, बढ़ते बढ़ते इतने तो होंगे ही ना। तो मैं कह रही, मैं ऐसा मतलब सिंपल से, मैंने कहा आप लोग कहीं जा रहे हो? हाँ हम ऑडिशन करने जा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी चलूँ? तुमको आए हुए अभी 2 घंटे नहीं हुए और तुमको ऑडिशन चाहिए, रेस्ट कर लो फिर चलना। मैंने कहा नहीं नहीं मैं थकी नहीं हूँ, वैसे भी ट्रेन में सो गई तो आई हूँ, मैं चलती हूँ। ठीक है चलो, ऐसे मुंह बना के मैं गई। कपड़े पहनने का तमीज़ नहीं था। ओह शिट, मुझे मुझे किसी ने बता दिया मुंबई में सब छोटे कपड़े पहनते हैं। मेरे पास छोटे कपड़े नहीं थे। वहाँ पे देखा मैंने, सबने हॉट पैंट पहना हुआ था, बट मुझे तो हॉट पैंट भी नहीं आता था पता कि हॉट पैंट किसे कहते हैं। ये होती क्या चीज़ है मुझे ये? लगा छोटा कच्छा, समझ रहे हो। मैंने कहा छोटा कच्छा क्या करूँ। मैंने क्या किया, वहाँ पे किचन में कैंची रखी थी, अपनी पैंट काट दी
मैंने कहा ये सब छोटा कच्छा पहन रही है, मैं भी छोटा कच्छा पहनूंगी। मैंने अपनी पैंट काट दी, टी शर्ट करके मैं भी चल दी, हाँ चलो। वो मुझे मतलब अपना, वो लोग मज़े ले रही थी मेरे, मतलब लाइक कि ओ ये वो कि गवा कोई आई ये है वो, हाँ वगैरह हाँ वगैरह हाँ। ऐसे। मैं ऑडिशन के लिए गई तो प्रोफाइल आता नहीं था देना, क्या होता है हाय। तो मैंने कहा ये क्या होता है, उन्होंने बोला आपको सिर्फ अपना नाम बोलना है और राइट साइड ये कर लेना। मैंने कहा ठीक है। हिंदी में, मेरा नाम अर्चना गौतम है, मैं मेरठ से आई हूँ, मैं एक्टर बनना चाहती हूँ और ये मेरी प्रोफाइल। ये अच्छा एक ऑडिशन दे के बता दोगी, कहता हाँ। फिर उसके बाद हाँ ऑडिशन, स्वामी खाना खा लीजिए, भोजन राह देख रहा है, मतलब जो मुझे अभी याद नहीं है प्रॉपर ऑडिशन। ओह माय गॉड अर्चना, वो ऑडिशन मैंने दे दिया। पूरा दिन में टेंशन में, सिलेक्शन होगा नहीं होगा अर्चना। और एक दिन में अच्छा कितने किया, ऑडिशन दिया करते थे आप? सुनो तो, हाँ। 3-4 ऑडिशन दिया था। मेरा पहला ऑडिशन ही क्लिक हो गया। मुझे बोला 3 दिन का शूट है, आप करोगी? मैंने कहा हाँ करूँगी। 3,000 रुपये पर डे है। मैंने कहा हाँ चलेगा, 3 महीने के बाद पेमेंट मिलेगी। मैंने कहा चलेगा, 3 महीने तक 33,000 रुपये चलाऊँगी ना मैं, ठीक है ना। मैं 3 दिन का हुआ 10 दिन, फिर 15 दिन, फिर टोटल 20 दिन। मैंने कहा चलो 3 महीने तक अब ये पैसे चलाने हैं मुझे, क्योंकि जो 25,000 आए थे वो उसमें खर्च हो गए थे मेरे, सारा चीज़ें डिपॉजिट। मैंने कहा अब 3 महीने तक कुछ ऐसा करना है मुझे कि जो एकदम पैसा है, 3 महीने का नहीं चक्कर चलाना। फिर मुझे किसी लड़की ने बताया सूरत चलेगी साड़ी शूट करने। मैंने कहा हाँ चलूँगी। ओह माय गॉड, ये बहुत इमोशनल पार्ट है मेरी लाइफ का। 100 साड़ियाँ, आपको पता है औरतों को 3 साड़ी बोल देते हैं चेंज करने के लिए, वो थक जाती हैं इतनी बड़ी हील्स में, क्योंकि साड़ी की लेंथ बहुत लंबी होती है और शूट करना होता है रेफरेंस शूट। यानी वो मेरी हील्स की जो हील्स होती, एक तो आदत नहीं थी हील्स पहनने की, इतनी बड़ी उन्होंने मुझे हील्स पहना दी। उसके बाद 100 साड़ियाँ मैं चेंज करती थी। मेरे कभी जिम नहीं किया, कभी कुछ नहीं किया, मेरा इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था। 100 साड़ी चेंज करती थी, तब हाथ में पता कितना आता था, 6,000 रुपये। और वो 6,000 रुपये लेके मैं घर आती थी। मैंने कहा चलो 6,000 तो है ना, कोई बात नहीं। और मतलब ट्रैवलिंग अलग से? ट्रैवलिंग वो लोग देते थे। कैसे जाते थे आप लोग, बाय रोड और ट्रेन से? बाई ट्रेन से जाती थी मैं। रोड का तो पैसा ही नहीं है ना, बैठ बैठ के जाओ आप, कैसे भी जाओ। वो लोग अब मेरा वो करवा देते, शताब्दी वताब्दी जो होता है वो, वहाँ से फिर वो लोग लेने आते थे बाइक पे। और क्या करना होता था, मतलब पहन के सिर्फ आपको पोस्ट करना है, पोस्ट मॉडलिंग? करना होता था, एक एक साड़ी पहन के पोस्ट करना होता था, ये करना होता था, ये करना होता था, ये करना होता था। उसके 5 क्लिक होते थे अच्छा। हील्स पहन के, फिर दूसरी, फिर तीसरी। आप सोचो 100 साड़ी, अच्छा। जो हालत ख़राब होती थी। फिर सोचती थी कि नहीं, मुंबई में रहना है, ये 6,000 भी मेरे लिए बहुत कुछ है। तो मतलब मैं जब अपना कभी सोचती हूँ ना कि लाइफ में मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं, मतलब लाइक खाना नहीं मिला, भूखे रहे, क्योंकि हमारा 6 बजे तक पैकअप होना है, 6 बजे तक 100 साड़ी चेंज करना है। उसके बाद में वो लोग बोलते थे अरे यार ये लड़की, इसको नेक्स्ट में नहीं बुलाना, ये तो 100 साड़ी कर ही नहीं पाती है। इतना थोड़ी ना, 8 बज गए हैं, हमारा 2 घंटे का एक्स्ट्रा लग गया है। बहुत दुख होता था। फिर मैं बोलती थी, मैंने कहा एक मौका दो ना, मैं पक्का, आप मुझे 5,000 भी दे देना, बट एक मौका दो। इस बार मैं ना, वो मेरा फर्स्ट टाइम है ना, तो मेरे पे नहीं हुआ, अभी मैं नेक्स्ट टाइम मैं अच्छे से करूँगी। वो बेचारे दया करके चलो ठीक है बुला लेता है। तो मतलब मैंने लाइफ में ना, मतलब वो बुला रहे हैं वो भी दया करके, ना कि हाँ, मेहनत पे, नहीं, कि चलो यार क्योंकि जरूरतमंद है दे दो। आपको पता है लाइफ में ना ऑप्शंस बहुत है, वो दूसरे ऑप्शन को बुला लेंगे। स्पेशली इन बॉम्बे। यस, लड़कियों की कमी थोड़ी ना है, आप नहीं करोगे, दूसरी लड़की ऑल द टाइम रेडी है। मेरे साथ ज़्यादा सुंदर भी होगी, मैं तो तब न्यू थी। तो आपको पता है वो 5,000 रुपये 100 साड़ियाँ चेंज कर करके मैंने अपना घर चलाया। टफ था वो टाइम। मतलब मैं अभी वो पल सोचती हूँ ना कि 6,000 रुपये मिले और 100 साड़ियाँ, मैं ऐसे बोलती थी उनको, ऐसे करके, आप सर तुम 2 मिनट रेस्ट कर लो, मैं, मेरा पैर दुख रहा है। ठीक है सर कर लो, ऐसे इशारा करते थे कि 2 मिनट के बाद उठा दो। मैं बैठ भी नहीं पाती थी। एक बात बताऊँ, ये सब करने के बाद जब आप तरक्की पे उठते हो ना, और जब आपको दुनिया जानती है, यार अपने दम पे आए हैं साला, अपने दम पे आए हैं, मेहनत से आए हैं, समझ रहे हो तुम, पसीना बहा के आए हैं, खुद के दम पे कमाया है,
हर चीज़ किए, उसका भी एक अलग ही मज़ा था। लेकिन अर्चना ये बताओ, तब तक क्या लग रहा था कि मुंबई ने एक्सेप्ट कर लिया है अभी यहाँ पे, जब काम वाम मिल रहा था, जब काम तो भले ही जैसे तैसे, भले ही थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन उस वक्त क्या लग रहा था कि मुंबई ने एक्सेप्ट अभी किया है या नहीं किया है, या अभी मुंबई अभी और मेहनत करवाना चाहती है? पता है क्या है, मुझे बस ये था, कुछ भी हो जाए मुझे मुंबई नहीं छोड़ना, मुझे मुंबई से नहीं जाना, क्योंकि मुझे पता है मुंबई के बाद मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई करियर ही नहीं है। घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, पापा की जॉब छूट गई थी, मम्मी मेरी हाउसवाइफ थी। मेरी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने शायद कभी किसी इंटरव्यू में नहीं बताया। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी जब पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में थी, मतलब पुलिस के जो क्वार्टर्स थे, जब मेरे पापा पुलिस थे, मेरे पापा कोई बड़े नहीं थे, छोटी सी जॉब थी मेरे पापा की पुलिस में। तो आपने देखा होगा जो पुलिस वाले जो लोग रहते हैं उनके ना यहाँ पे बलियान पे नंबर डले होते हैं, 1 2 3 4। यहाँ पे पुलिस वालों की वर्दी पे यहाँ पे पाइपिंग लगी रहती है, यहाँ पे पाइपिंग लगी रहती है। तो मेरी मम्मी ना पाइपिंग का काम करती थी, पाइपिंग लगाती थी और बनियान पे ना नंबर छापती थी। तो एक बलियान का 2 रुपये मिलता था, ठीक है। तो वो 2 2 2 2 रुपये, कभी 5 रुपये, जी। वो कर कर के मम्मी ने पैसे जोड़े, वो पैसा अपने बच्चों के लिए लगाया, पढ़ाई करवाई। मुझे कोई गिल्ट नहीं है कि मैंने इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी। मुझे मतलब लाइक खुशी है कि मैं पढ़ी। कोई कोई लोग तो होता है जो पढ़ता भी नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी मम्मी ने इतनी मेहनत करके हमें हिंदी मीडियम में तो पढ़ाया, लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं। तो मुझे बहुत प्राउड होता है कि मैं पढ़ी, मैं अनपढ़ नहीं हूँ। लोगों को मैं बोल सकती हूँ कि आई एम ए ग्रेजुएट। मैंने बीजेएमसी किया है, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। तो मुझे मम्मी का मेरा बहुत ज़्यादा योगदान है मेरी लाइफ में, पापा का भी है। बहुत ज़्यादा योगदान है मेरी मम्मी का कि उन्होंने छपाई कर कर के मेरी स्कूल की फ़ीस भरी। तो आई एम प्राउड कि जैसी भी हूँ मैं अच्छी हूँ। इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ी, कोई बात नहीं, अब सीखूंगी ना दिल इंग्लिश। दुखता है लेकिन जब कोई इंग्लिश का मजाक उड़ाए या आपका मजाक उड़ाए, मेरा कि ये किसी का ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। बहुत पहली नौकरी गई वो इसकी वजह से गई, ट्रोलिंग की गई वो इसकी वजह से की गई, और फिर जब आपकी इंग्लिश का कोई मजाक बना रहा है बहुत बहुत कि कुछ अभी भी कह भी दो बस ये मत बोलो यार। अभी भी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं मेरी, इंग्लिश के लिए बोला जाता है तो, बट अभी मैं माइंड नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है आज मेरी खुद की पहचान है। जिन लोगों को इंग्लिश आती है उन लोगों की पहचान भी नहीं है, उन लोगों को कोई जानता भी नहीं है, कुछ कुछ लोग। मैं अपने आप में ना साइड में आके ना मैं अपने आप को दलासा देती हूँ कि अर्चना तू जैसी है ना वैसी अच्छी है, प्राउड कर। तूने अपने बलबूते, हिंदी के बलबूते, हिंदी तेरी मातृभाषा, अपनी हिंदी मातृभाषा के बलबूते आज तूने अपना नाम कमाया है, बिना किसी सपोर्ट के। मेरे को किसी का सपोर्ट नहीं था। मैं जब बिग बॉस में गई थी तो भी सपोर्ट नहीं था। यहाँ तक कि मुझे ये भी नहीं पता था पीआर क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है, सही बात है। कुछ भी नहीं पता था मुझे। मैं तो जस्ट गई, जो था मैंने कोई गेम भी नहीं खेला। मैं तो बस जैसी थी, मैं तो वहाँ पे मैं ऐसी मस्ती करती थी बस। तो मुझे लगता है कि नहीं। और रही बात इंग्लिश की, अभी तो बहुत टाइम है, 6 महीने में इंग्लिश सीख जाऊंगी, है कि नहीं। और ये मेरे लाइफ का चैलेंज है। और मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं 1 साल के अंदर, इस 2024 में मुझे इंग्लिश सीखनी है। और एक दिन ऐसी स्पीच देनी है आपके साथ बैठ के जी। कि लोग देखें बिल्कुल देखेंगे। कि यार अर्चना क्या इंग्लिश बोलती है यार। आप क्या फील करते थे उस वक्त जब लोग मजाक बना रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं? इवन जब वो साथ वाली लड़कियां भी, जब पहली बार जब आते हैं, जब बॉम्बे आते हैं और आपने बोला कि मुझे ऑडिशन देने चलना है, जहाँ पे वो उन्होंने मुंह टेढ़ा करके बोला कि चलो यार, शायद उनको वो टोन समझ में आ गया होगा, शायद उनको वो लैंग्वेज समझ में आ जाती है कि हाँ भाई ये बाहर से आई है। ऐसी एक्ट्रेसेस बनती है, हमने बहुत सारी देखी हुई है। स्पेशली बॉम्बे में लोगों का एक ऐसा एटीट्यूड होता है, अरे यार हमने बहुत सारे देखे हुए हैं हमने ऐसे एक्टर्स। उस वक्त आप क्या फील किया करते थे? तुम्हें पता है मेरी जॉब ना एक बार नहीं छूटी, मेरी जॉब 2 बार छूटी। दूसरी बार पता है मेरी जॉब क्यों छूटी? मैंने सीक्रेट की स्पेलिंग गलत लिख दी। अच्छा। और उन्होंने बोला तुझे सीक्रेट की स्पेलिंग नहीं आती? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे मतलब स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है बट मुझे वैसा आता है। उसने मेरे जो एमडी था उसको शिकायत लगा दी। एमडी ने मुझे रूम पे बुलाया, मतलब होटल, ये क्या कहती हूँ, कैबिन में। पढ़ के सुनाना ज़रा। मेरी हालत ख़राब। मैंने कहा यार कैसे पढ़ूँ मैं मेरा पढ़ने का तरीका ये। अच्छा ठीक है थैंक यू। दूसरे दिन उन्होंने ऑफिस से निकाल दिया।
वो था उनका ये कपड़े वगैरह बनाते थे वो लोग। मतलब मौका देने का भी उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। नहीं, सिर्फ उस चीज़ पे जज कर लिया मुझे। बुलाया, कह रहा हाँ अर्चना मुझे ये पढ़ के एक बार बता देना ज़रा। और आपको पता ही नहीं यहाँ पे कि नहीं, क्या हो मुझे रहा नहीं है। पता, मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने ये बात एमडी को बता दी। उनकी बीवी साथ में बैठी और उनकी बीवी कह रही तुमको इंग्लिश नहीं आती थी तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? मैंने कहा मैम मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ बट हाँ थोड़ा प्रॉब्लम है, बट मैं आपका सारा देखती हूँ, मतलब मुझे लेकिन हिसाब जब किताब आता इंटरव्यूज है। वगैरह होते थे तब उस टाइम भी सारी बातें डिस्कस नहीं होती हुआ करती थी क्या? नहीं नहीं ना पूछते थे वो? नहीं, इंटरव्यू होता था, मैं हिंदी में बात करती थी, वो लोग हिंदी में बात करते थे। उनको लगता है कि सब सिंपल, ठीक है। हाँ कि ठीक है। और आपका प्रीवियस में 15,000 सैलरी मिला, ये जो कपड़े वाली कंपनी में जॉब करती थी उसमें मुझे मतलब 15,000 से अलग मिला, उसमें मेरा 20,000 था। तो क्या मुझे हिसाब किताब भी तो करना था कि हम लोगों का कितना स्टॉक गया है, कितना ये गया है, वो गया है, वो तो मैं कर सकती हूँ ना। तो उसमें इंग्लिश कहाँ से आ गई? तो इंग्लिश की जज करने की वजह से उनकी बीवी और उन्होंने दोनों ने मुझे जॉब से निकाल दिया। मैं बहुत रोती थी कि यार क्या बवाल है ये इंग्लिश, बताओ यार। लेकिन अर्चना मुझे पता क्या लगता है, इंग्लिश जो है ना सिर्फ एक लैंग्वेज है, नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ आप एक बात करने की सिर्फ एक भाषा है। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप उससे कुछ अलग नहीं कर लेते हो। सिर्फ एक आपकी वो लैंग्वेज है, वो नॉलेज नहीं, आपको जानकारी नहीं देती है। और जो जानकारी जो है वो आपको किसी भी लैंग्वेज में आती है, वो जानकारी सिर्फ आपकी है। और लेकिन ये चीज़ भी अभी बहुत सारे लोगों को समझना अभी। क्योंकि नॉलेज आपको आपकी मदर टंग से आती है, आपकी वो है। अभी तो लोगों ने शोशाबाजी कर लिया, बट मैं ना इस चीज़ को गलत भी नहीं समझती हूँ, क्योंकि आपको समाज में रहना है या आपको सोसाइटी में रहना है तो थोड़ा स्टाइल तो दिखाना पड़ेगा, नहीं? बिल्कुल सही बात है। राइट। तो ये चीज़ है। अब जब आप आ गए, काम भी मिल रहा है, ऑडिशन हाँ। देने भी जा रहे हो आप, और जो आपने बताया साड़ी वाला काम वो तो आप कर रहे हो सिर्फ पैसे के लिए, कि मतलब एक पैसे चाहिए यार, एक मतलब हाँ, लाइफ चलती रहे, क्योंकि मतलब कि ऐसे सीरियल ना बने। में मेरा सीरियल में मैं सीरियल भी कंटिन्यू कर रही थी। कैमियो वन डे टुडे मैं कर रही थी, वो भी मेरा चल रहा था। कभी अकबर बीरबल चल रहा था, कभी सीआईडी चल रहा था, कभी सावधान इंडिया चल रहा था, अच्छा, कभी काम मिला कुछ करता था उस वक्त? छोटा मोटा, मतलब एक दिन दो दिन, एक दिन दो दिन, मतलब कहीं दूर 3,000 खड़े पर रहो, डे, कहीं चार साथ में हजार खड़े पर रहो, डे, 3,000 पर डे, 4,000 पर डे, बैकग्राउंड ऐसा। वगैरह में वैसे? नो नॉट बैकग्राउंड, डायलॉग होते थे प्रॉपर। जैसे कि मेरा पहला सीरियल में मेरा डायलॉग था स्वामी खाना तैयार हो गया है, मतलब हिंदी में था प्रॉपर, आप खा लीजिए, गुस्सा ना करिए, आपका भाई है, मतलब जो भी है। ये तो पहला ऐसा तो डायलॉग था? होता है, हाँ ये सब। और उस टाइम पे जब मैं गई थी ना पहली बार, इतना बड़ा सेटअप, मैंने कहा एक दिन ना ये सेटअप मेरे लिए होगा। ये मैंने किसी और को बताया, मैंने कहा आज तो मैं चलो छोटा साइड रोल करने के लिए आई हूँ, एक दिन ना ये सेटअप मेरे लिए होगा और मैं मेन लीड होंगी। तो पता मेरे बाजू वाली हंस रही हूँ, हाँ हाँ सब आते हैं यहाँ पे ऐसे ही अच्छा। करने के लिए। हाँ। और तुम्हें पता है जो मेरे साथ जो लड़कियां थी, आज उनके बच्चे हो गए, शादी हो गई, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, जो मेरे पे हंस रही थी एक्टिंग का सपने खत्म हो गया मतलब उनका? चले गए सब। अपना मुंबई ने एक्सेप्ट नहीं किया, चले गए मुंबई छोड़ के। तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहती हूँ कि आप ना कभी भी किसी को जज मत करो। आज वो अगर यहाँ है ना, तो वक्त का पहिया ऐसा है कि आपको यहाँ से ना पलट कर यहाँ पे ला देगा। तो कभी भी ना किसी को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी किस्मत वो लेके आया है, आप नहीं लेके आए हैं, और भगवान ने सबकी किस्मत बनाई है। जब ये सारा प्रोसेस हो रहा था उस वक्त कितने फ्रॉड्स आपको मिले बॉम्बे में? बहुत मिले हैं? बहुत लोगों ने मेरे पैसे खाए हैं ये बोल के कि डबल करवा देंगे, अच्छा। आपके पैसे डबल करवा देंगे। मैंने दिए, चलो थोड़ा सा वो हुआ, फिर उसके बाद में बहुत ज़्यादा पैसे दिए, उसके बाद में सारे पैसे गायब। और डबल मतलब कैसे, मतलब कि आप पैसे हमें दो, हम उसके डबल कर स्टॉक दें? मार्केट में अच्छा। हम डबल करवा देंगे ये। मैं भी भरोसे में आ गई। मैंने 1 लाख रुपए दिए ट्रायल के लिए, 1,35,000 कर दिए। मैंने कहा वाओ। कह रहा बैंक में कितने पैसे हैं? मैंने कहा 5 लाख रुपए। कह रहा 5 लाख के तो इतने बन जाएंगे। मैंने कहा वाओ ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने मम्मी से लड़के वो 5 लाख उसको दे दिए। उसने मुझे सिक्योरिटी के लिए चेक दे दिया। आज तक केस चल रहा है, अभी तक मेरे तो 5 लाख मिले नहीं। अच्छा। तो ये सब कहने की बात है, केस वेस ये सब चीज़ें, मतलब पूरा मतलब फ्रॉड व्रॉड करवा के, मतलब लाइक पूरा एक्सपीरियंस लेके लाइफ में मैं आज आपके साथ बैठी हूँ। और इंडस्ट्री में लेकर, अगर इंडस्ट्री की अगर मैं बात कहूँ तो उस वक्त कैसे फ्रॉड्स आपने देखे हुए हैं? कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई ऑडिशन देने गए
बोल दिया पहले कि भाई सिलेक्ट हो गए हो, ये कैरेक्टर आपको मिलेगा, और फिर या तो फिर उसमें से रिप्लेस कर दिया गया, उसमें से हटा दिया गया, ऐसे रिजेक्शंस देखे आपने कभी? एक्चुअली मैं बहुत पतली थी, तो क्या होता था, फोटोज़ अलग आती थी और रियल में मैं बहुत पतली लगती थी। तो मैं सेट पे जाती थी, सेट पे से जाके मैं वापस आई हूँ। अच्छा। मुझे बोला कल शूट है, फिर कल कभी होता ही नहीं था शूट। तो ये रिजेक्शन भी मैंने देखी है। फिर मैंने अपने ऊपर काम किया, मैंने जिम किया, मैंने चीज़ें की। मतलब आप सेट पर जा रहे हैं और उन्होंने बोला कि हाँ, तुम फिट नहीं हो उस कैरेक्टर के लिए, यहाँ से नहीं जाओ, ये नहीं वैसे? बोला, कह रहा अभी तुम्हारा शूट पोस्टपोन हो गया है, कल शायद होगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन उनका कहने का मतलब वही था कि आप फिट नहीं हो उस कैरेक्टर के लिए। बट मैं तो कल का उम्मीद देखती थी ना कि कल मुझे जाना है। फिर बाद में पता है, बाद में फ़ोन करके आता है, कह रहा वो तुम्हारा कैरेक्टर उसके साथ नहीं जम रहा है। मेरी आवाज़ को लेके बहुत सारा रिजेक्शन हुआ है मेरा। क्या क्या और रिजेक्शन सोचो, देंगे? उसी आवाज़ ने मुझे पूरे वर्ल्ड में फेमस कर दिया आवाज़ को लेकर क्या क्या लोगों ने बातें की हैं उस वक्त, अगर उसकी मैं बात करूँ तो? कि मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरी आवाज़ ऐसी है, ये है वो है। मेरी आवाज़ को लेके मेरा इतना रिजेक्शन हुआ है बहुत ज़्यादा। एक्टिंग के दौरान भी जब आप ऑडिशन वगैरह देने जा रहे हो तब? राइट राइट। मुझे नहीं पता था कि यही आवाज़ मेरी पहचान बनेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में। तो ये सब चीज़ें पार करके, मतलब किसी भी लाइफ में जब आप, जैसे चाहे मैं शाहरुख खान की बात करूं, तो शाहरुख खान जी ने बहुत लाइफ में स्ट्रगल किया है। तो हमारे लोगों के जैसे जो भी स्ट्रगल करता है, तो ऐसा लगता है कि एक नदी है, नदी में एक एक फट्टे लगे हुए हैं, और एक एक फट्टे पे ना बहुत सारा दुविधा है कि आपको वो फट्टा क्रॉस करके दूसरे फट्टे पे जाना है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ की ये जर्नी है कि हमारी नदी बहुत दूर है, हम उस नदी को पार करना है, और जो नदी पे जो फट्टे लगे हुए हैं ना, वो हमारा स्ट्रगल है। बट वो जब पार करने के बाद जब हम पहुंच जाते हैं ना, और जब पीछे देखते हैं, कितने सारी तकलीफ़ें आई हमारी लाइफ में, और तब भी हमने वो चीज़ें पार कर ली। उसका जो मज़ा है ना, उसकी जो भूख है, वो कहीं नहीं है। आप अमीर बाप के बेटे हो, या आप डायरेक्टर के बेटे हो, या आप प्रोड्यूसर के बेटे हो, या आप हीरो के बेटे हो, आपको सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा। आपके पापा लगा देंगे 5 करोड़ 10 करोड़, बट उसमें मज़ा नहीं है। जो आप मेहनत करके, पसीना बहा के, चीज़ें करके आप जब वहाँ तक पहुँचते हो ना, और जब आपके टैलेंट पे आपको काम मिलता है, उसमें मज़ा है। अभी तक लाइफ में कितने आपने दिए होंगे ऑडिशन, अगर उसकी मैं बात करूँ? बहुत। एक नंबर्स में अगर बताना हो, इतने इतने नंबर के ऑडिशन दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 80, 80 ऑडिशन दिए हुए हैं। 80 से ज़्यादा आई थिंक। हर उसमें इससे रिजेक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है, क्योंकि देखो ना, मुझे कितना टाइम हो गया था, बीच में मैं छोड़ के चली भी गई थी मुंबई। आप, सिर्फ रिजेक्शन की वजह से कि भाई यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा क्योंकि मेरा। मुझे लगता था कि नहीं होगा मेरा, मतलब यार मैं तक पे पहुंच गई थी, आप खुद सोच रहे हो। तो उससे ज़्यादा बड़ा क्या हो सकता है कि ठीक है, बट आप सोचो ना, मेरा किस्मत था मुंबई में, तभी तो मुंबई ने मुझे वापस बुलाया। मैं बोल के गई थी कि अगर मेरी किस्मत है ना मुंबई, तो मुझे वापस बुलाओगी, अगर मेरी नहीं है तो मत बुलाना। खुद बुलाया। मतलब इतना आगे सोच लेना यार, सोसाइटी, मतलब सोसाइटी इतनी बड़ी कैसे, बात मतलब होती वो? है। सिर्फ एक दूध की थैली ने मुझे बचा दिया। मैंने ये सोचा कि दूध की थैली के पैसे कौन देगा, रेंट के पैसे कौन देगा, मम्मी के पास तो है भी नहीं। तो आप सोच रहे हो कि लाइफ में इतना डिप्रेशन रहता है एक एक्टर के। क्या फील आप कर रहे थे उस वक्त, अगर उस उस वक्त की वक्त अगर मेरा मैं बात करूँ मेरा तो? मेरा मतलब इतने कितने रिजेक्शंस यार, मतलब मेरा बस उस जो टाइम में आपने ये इतने था, आगे की सोच ली उस वक्त। ये था कि मैं ऊपर से नीचे कूदूंगी, सर फटेगा, मुझे पता नहीं रहेगा कहाँ पे होंगी। सोसाइटी का प्रेशर था? नहीं, नहीं, लॉकडाउन सोसाइटी का था। मतलब नहीं कि मतलब वहाँ मेरठ से बोलकर आए हैं भाई कि लड़की एक्टिंग करने जा रही है, माँ ने इतनी मेहनत से आपको यहाँ तक भेजा। मैंने कहीं तो मैंने सुना हुआ, कहीं तो आपने बोली, इस बात का जिक्र किया है कि उनके पास में पैसे नहीं थे, उन्होंने अपने जेवर बेचकर हाँ। आपको पैसे दिए हुए थे। और जिस तरह से आपने बताया कि मतलब कि लोगों की, वो पुलिस वालों के कपड़ों पे ठप्पे लगाकर, वो एक वो बनाकर तब घर में पैसे आया करते थे। एक वो प्रेशर था कि अब मुंबई तो आ गए भाई, यहाँ पे कुछ हो नहीं पा रहा है। यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, अभी क्या करूँगी मैं, वापस जाऊँगी तो लोग हंसेंगे, अरे एक्टर बनने के लिए गई थी, क्या हुआ, आ गई मुँह उठा के। बहुत सारी। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं दुनिया की परवाह कर रही हूँ, उस दुनिया की जिसने मुझे कभी समझा नहीं, जिसने मुझे ये भी नहीं पूछा कि तुम्हारे घर में आटा है खाने के लिए, नहीं, उस दुनिया की। क्यों? दुनिया चढ़ते सूरज को सलाम करती है,
डूबते सूरज के पास कभी दुनिया जाती भी नहीं है, सिर्फ दूर से देखेगी, ओह सनसेट हो रहा है, वाह चलो फोटो खींचते हैं, सेल्फी लेती है डूबते सूरज के साथ, और चढ़ते सूरज के सामने हमेशा वो झुकती है। तो मैंने कहा तो फिर चढ़ता सूरज बनना है मुझे। कैसे आ रहा था आपके पास में डिप्रेशन? बहुत मतलब बहुत, किस तरह मैं से बता आप, नहीं सकती, क्या था मैं वो जोन, बता अगर नहीं मैं उस सकती, जोन की पता अगर नहीं मैं मैं बात कैसे करूँ बच तो? गई, मुझे तो समझ में नहीं आता मैं कैसे बच गई, मुझे नहीं पता मैं और कैसे कब से बच चल गई। रहे थे ऐसे थॉट्स? जब से लॉकडाउन हुआ था, जब से 2020? प्रेशर था रेंट का। रेंट वाला मुझे बोलता था आप रेंट दे रही हो या मैं निकालूं तुमको घर से। उसने एक पल को भी ये भी नहीं सोचा कि एक लड़की है, चलो ठीक है रेंट नहीं दे रही है, 1 महीने 2 महीने का टाइम मांग रही है, चलो बाद में दे देगी, लॉकडाउन चल रहा है। उसका प्रेशर था, काम का प्रेशर था। मेरे जितने भी दोस्त थे उन सबसे पैसे मांगे थे, 10,000 दे दो, 15,000 दे दो, किसी ने मदद नहीं की। दोस्त बने थे मुंबई आके आपके? हाँ बने थे ना, बनते हैं आपके इंडस्ट्री में, बनते प्रोड्यूसर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, एक्टर होते हैं, किसी ने भी मदद नहीं की। आपको भरोसा था उनके ऊपर कि भाई मुझे मुझे कभी पूरा भरोसा था कि जरूरत पड़ेगी तो ये शायद दे आगे देंगे, आएंगे बट तब शायद। मुझे रियलिटी पता चला कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं होता। इस दुनिया में अगर आपका कोई है तो आपके माँ बाप या फिर आपके बच्चे, कोई आपका, नो बडी इज़ परमानेंट। तो आप वो माइंड लेके अपनी जर्नी को जियो, और आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए कि ये क्या सोचेगा, ये क्या बोलेगा, ये क्या देखेगा, अरे इसने क्या किया है, नहीं। तो मुझे तब से फ़र्क पड़ना बंद हो गया, कोई क्या सोचता है सोचो, वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि लोग क्या सोचेंगे तो हम लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको अगर ये जर्नी, ये इंडस्ट्री की जर्नी या पॉलिटिशियन की जर्नी या फिर आप किसी भी काम की जर्नी अगर आपको तय करनी है, तो आपको पहले माइंड से ये निकालना पड़ेगा कि लोग क्या सोचेंगे। वो तो वेले हैं, उनका तो काम है सोचने का, कोई उसके बाद क्या करेंगे, काम वाम के बाद यही तो सोचेंगे, अरे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ है। छोड़ो, बैड पब्लिसिटी इज़ अ गुड पब्लिसिटी, वो तो भी जिंदगी का सबसे जो बुरा टाइम जो देखा है आपने, वो देखा है इस पूरे लॉकडाउन के दौरान? लॉकडाउन में। लॉकडाउन ने, मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन में आधे से ज़्यादा लोगों को उसने तोड़ दिया। जो जुड़ गए आज वो कामयाब हैं, और जो टूट गए वो आज कहीं और है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आपको भी पता है इस इंडस्ट्री में कितने लॉकडाउन के लाइक शिकार हुए हैं, जो आज हमारे साथ नहीं है। सुशांत की जब खबर आई तब आपका क्या रिएक्शन था? तब क्या मैं कर रहे थे आप उस वक्त? मैं उस वक्त, ओ माय गॉड सी, मैं काँप गई थी। मेरा खुद का दोस्त चीरू, जो कि साउथ साउथ इंडस्ट्री का बहुत बड़ा, चिरंजीवी सरजा, मैंने एक दिन पहले उससे बात की और दूसरे दिन पता चला। और जब सुशांत सिंह जी का मेरे पास आया, मैं काँप गई थी, क्या हुआ है। और जस्ट उससे जब सुशांत जी का हुआ था ना, उससे 4 दिन पहले मैं खड़ी थी टेरेस पे कूदने के लिए, 4 दिन पहले। ये जो डिप्रेशन होता है ना, बहुत, मतलब कभी भी किसी को ना उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या कभी भी कुछ मतलब लाइक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कुछ चीज़ ट्रिगर हो जाए और वो चीज़ क्या हो जाए। एक मतलब लाइक एक इंसान आप खो दोगे, बट आपने तो एक इंसान खोया, बट उस इंसान के पीछे कितना परिवार है, वो अपना पूरा परिवार खो देता है। क्या चीजें चल रही थी उस वक्त दिमाग में जब आप ऊपर खड़े हुए हैं? कितना बोझ लेकर? बहुत, मुझे याद मत दिलाओ, मैं नहीं चाहती उस जोन में जाना चाहती, मैं नहीं जाना चाहती, बस मैं बच गई। थैंक यू सो मच भगवान, शायद मैं नहीं बचती तो आज मेरा नाम नहीं होता। थैंक यू, मैं उस जोन में नहीं जाना चाहती। बहुत बुरा था, बहुत, जो भी था बहुत बुरा था। लोगों ने भड़का दिया था मुझको कि लॉकडाउन हो चुका है, अब करियर खत्म। करियर नहीं, सब मर जाएंगे, कोई इंडस्ट्री नहीं चलेगा, कोई काम नहीं होगा, सब खत्म हो जाएगा, पूरा देश खत्म हो जाएगा। ये मैं उसकी बातों में आ गई और ये डिसीजन ले बैठी। थैंक गॉड मुझे मम्मी का ख्याल आ गया। सच में मैं उन लोगों से बोलना चाहती हूँ जो डिप्रेशन में और ये चीज़ें सोचते हैं, बस एक बार अपनी मम्मी का ख्याल कर लेना। बस आपको अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं करना है, या आपको अपने किसी का, सिर्फ माँ का ख्याल कर लेना कि उस माँ ने तुम्हें जो बचपन से पाला है, खिला खिला के। मेरी माँ ने
छपाई कर कर के मुझे पाला था। मैंने सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचा, मैंने और किसी दुनिया के बारे में नहीं सोचा। फिर उसके बाद से मैं स्ट्रांग बन गई। क्या रिएक्शन था उनका जब आपने उनसे ये बात, इस बात के बारे मैंने में पूरी उन्होंने जिक्र फिल्म किया? बना जी, दी, आपने शॉर्ट फिल्म बनाई इसके ऊपर, पूरी देखा फिल्म मैंने। बना दी। वो शॉर्ट फिल्म भी, मेरा यूट्यूब चैनल बंद हो गया बिकॉज बिग बॉस के अंदर थी और मेरे भाई ने बिग बॉस की वीडियो डालता रहा तो वो उन्होंने बंद कर दिया वो चैनल। तो वो मुझे अभी वीडियो मिली है, अभी मैं कल परसों में फिर से वो वीडियो डालने वाली हूँ कि लोगों को लाइक पता चले कि वो जो जी हूँ मैं, वो मैंने उस वीडियो में डाला है याद के तौर पे, क्योंकि ये मेरा एक बैड एक्सपीरियंस था। मम्मी ने क्या बोला था उस वक्त? मेरी मम्मी मेरी मम्मी जो शॉर्ट फिल्म के दौरान जो रोई है ना, वो रियल में रोई है। और मेरी मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा था खींच के। कायर है, इतनी चीज़ों से डर गई। उनको देख जो रोड पे, जिनके हाथ पैर नहीं है, उनसे तो तू बहुत अच्छी है ना, कोई बात नहीं, इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, हम अपनी सब्जी की दुकान लगाएंगे, हम अपनी परचून की दुकान लगाएंगे, मैं काम करूँगी, ये करूँगी। मैंने ये बात बोली थी। उसके बाद मैं फिर ये मुंबई छोड़ के चली गई। फिर चली गई थी? तुरंत एक महीने भी नहीं लगा मुझे, मुंबई छोड़ दिया मैंने। कि यार अब एक्टिंग वगैरह कर मैं लेंगी उस घर वैसे? में नहीं रह सकती थी जिस घर में मैंने वहां से नीचे देखा अपने आप को। क्या मंजर था यार, मतलब क्या फील कर रहे थे उस वक्त आप? सिर्फ एक थॉट? बस वो लोगों ने जो ट्रिगर कर दिया मुझको कि कुछ नहीं होगा, ये होगा, वो बस वो चीज़ थी कि सब लोग तो मर ही रहे तो मैं पहले मर जाती हूँ। कहाँ रहते थे आप उस वक्त? मैं ग्रैंडल बिल्डिंग है ये, इन्फिनिटी मॉल 2 है ना, उसके सामने वाली बिल्डिंग में वहाँ रहती थी। अब जब निकलते हैं वहां से तब क्या याद आता है? मैंने सोचा था कि वहीं पे फ्लैट लेती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं, वहाँ नहीं लूँगी, दूसरी जगह लेती हूँ। फिर देखो ना, आज मेरा खुद का घर है मुंबई में। मुंबई ने मुझे कितना प्यार किया, आप सोचो। अगर मुंबई मुझे प्यार नहीं करती, मैं दोबारा नहीं आ पाती। और बिग बॉस ने मुझे एक नई पहचान दी। आपको पता है, बिग बॉस से पहले मैं बहुत गुस्सा आता था मुझे चीज़ों पे, बट बिग बॉस में जाने के बाद ना मेरी लाइफ में ना एक ठहराव आया है, एक पेशेंस आया है। बिग बॉस ने मुझे बहुत चेंज कर दिया, बहुत बहुत चेंज कर दिया। शायद कोई और कर भी नहीं पाता। वो जो बिग बॉस में 4.5 महीने रही हूँ ना मैं रियलिटी समझ गई। ये कह सकते हैं कि जो हमने जो गुस्सा जो हमने अर्चना गौतम का जब बिग बॉस के अंदर जो देखा है, एक शो में रहने की एक जो चाह जो हमने देखी है, वो शायद कहीं ना कहीं यही फ्रस्ट्रेशन शो के अंदर निकल रहा था कि यार कि इतनी मेहनत करके तो यहाँ तक आई हूँ, कभी तुमने मारने का कुछ कह दिया कि उस वजह से तुमने बाहर निकाल दिया, या कुछ और सारी चीज़ें हो गई, उसका वो असर पूरा कहीं ना कहीं वहाँ पर हो रहा था, जिसका वो पूरा इम्पैक्ट था नहीं, जो। बट मुझे ये था कि मुझे ये लगता था कि बिग बॉस का फॉर्मेट लड़ने का है। आप जितना लड़ोगे आगे आगे आप उतना जाओगे, तो ये भी मेरे माइंड में लोगों ने डाला। तो बस मैं फिर बस अपने धुन में रहती थी। बस भाई अपने को करना है, ये करना है, तुम्हें मतलब लोगों पसंद की है बात ठीक है। ज़्यादा मान लेती हो क्या आप? नहीं नहीं, आपको क्या मतलब होता है कि मैनिपुलेट करना आपको ईजी है? नहीं नहीं, ईजी नहीं है। देखो लोगों का क्या है कि आप जा रहे हो, मैं जैसे अंदर जा रही थी ना, वहाँ पे कोई था कि रचना सुनो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना है और लड़ना है, जितना लड़ोगे उतना आगे जाएगा। हैं? अच्छा लड़ना है, उसमें तो मैं माहिर हूँ। फिर मतलब वहाँ पे ना आप, मतलब वो घर ऐसा है कि आप ना, मतलब अगर आप एक्टर हो तो आप अपना गुस्सा शांत कर सकते हो कि ठीक है भाई, अपनी बेइज्जती होगी, ये होगी। अगर आप एक्टर, देखो मेरे को तो इतना कोई था ही नहीं, मैं तो नहीं होती। मुझे आता था गुस्सा, भाई हम आपको बोल रहे हैं, मैंने भी तो अपना काम किया ना, तो आप भी फिर अपना काम करो, नहीं करोगे तो फिर सुनो। तो मुझे जब वो लगता था कि वो सब लोग एक साथ पार्शलिटी करते थे, मतलब एक ही पे और मैं अकेले रह जाती थी, तो मुझे उस चीज़ पे बहुत गुस्सा आता था कि यार क्या चल रहा है ये। बट मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक मैंने जो भी रखा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और मैं लड़ लड़ के वहाँ तक पहुँची हूँ। आप घर पर गए, फिर बिग बॉस का फ़ोन कैसे आया वहाँ पे, कैसे? इलेक्शन इलेक्शन? इलेक्शन भी देखो, 26 साल की उम्र में एमएलए का टिकट लड़ना। मुझे तो टिकट लड़ने के बाद पता चला लोग घोड़े दौड़ा देते हैं अपने, सरपंची का टिकट भी नहीं मिलता किसी को, और मुझे तो फिर भी एमएलए का टिकट मिला। इस बार भी मुझे मिल रहा था टिकट, मैंने खुद मना किया कि मुझे अभी नहीं लड़ना। तो वही चीज़ें सोचती हूँ कि यार नहीं,
ठीक है। तो फिर बिग बॉस का सामने से फोन आया उस वक्त आफ्टर इलेक्शन, क्या लगता है क्या काम उन्होंने देखा होगा, उन्होंने कैसे आप तक मतलब फोन करना उन्होंने चाहा कि अर्चना का ये काम बहुत ज्यादा अच्छा है, या ये चीज, या कोई स्पीच या कोई इंटरव्यू, क्या लगता है वहाँ शायद पे? लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि मेरा अभी तिरुपति बालाजी में एक भिड़न हो गई थी, तो उन्होंने वो भी देखा होगा कि वहाँ पे मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा कि ये भगवान है। आप लोगों ने मतलब भगवान को भी नहीं छोड़ा, हर जगह तो आप अपना चंदा वंदा ये सब कर रहे हो, यहाँ तक कि आपने भगवान पे भी 10,000 रुपये की एंट्री रखी है कि आप 10,000 रुपये दो तब आपको जाके दर्शन होंगे। तो उस पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था, क्यों ऐसा। और वीडियो वायरल हो गया था वो वाला। वीडियो वायरल हो गई और उसने मुझे गोदी में उठा के बाहर पटक दिया मंदिर के, तो मुझे गुस्सा आया। तो आप बताओ मैं कहाँ गलत गुस्सा करती हूँ। बट ये हो गया कि बिग बॉस जाने के बाद मैं एक प्रैक्टिकल हो गई हूँ। मतलब मुझे अगर गुस्सा भी आ रहा है ना, उस वक्त मैं शांत रहूँगी, ठीक है, 2 मिनट तक शांत रहूँगी, अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करती हूँ। मैं ऐसी थी, आपने देखा मुझसे शादी करो में सलमान खान सर कैसे थे, वैसी थी मैं, मतलब तुरंत एक्शन का तुरंत रिएक्शन। एक्शन। बट अब मैंने कहा एज अ पॉलिटिशियन आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, आप दिल में रखो गुस्सा, वक्त आने पे करेंगे। अच्छा, रिलेशनशिप में कैसी थी आप? रिलेशनशिप तो सच बताऊं अभी तक मुझे मिला नहीं था, बट अभी लाइफ में कोई आया कभी तो है। प्यार हुआ होगा हाँ, पहले। मेरा लाइफ में एक ही प्यार था, और वो प्यार नहीं था, बाद में पता चला भाई मेरी तरफ से ही था, उसकी तरफ से कुछ नहीं था, तो उसको प्यार नहीं बोलते। वो था, मैंने बहुत प्यार किया, बट ठीक है वो चीज़ें नहीं हुई। बट मुझे लगता है कि जब आपकी लाइफ में कोई प्यार करने वाला आता है ना, और जब आपको प्यार होता है इधर से, तो वो प्यार होता है तो वहां पे दिल टूट गया था मतलब? पूरा। वो सिर्फ वन साइडेड था? वन साइडेड था, बट मुझे ये गलत फहमी थी कि वो भी करता है। कैसे देखते हैं आप ऐसे लड़कों को पता नहीं, बस जो मतलब सिर्फ लोगों को फील करवाए जाते हैं कि मैं प्यार है देखो प्यार मेरठ है? में रहती थी, मेरठ में कभी टॉमबॉय थी, कभी किसी ने मुझे मतलब लाइक उस तरह से नहीं देखा, हमेशा लड़के की तरफ से देखा। और फिर जब मैं मुंबई आई तो लड़की बनने की कोशिश की, लड़कियों को देख देख के लड़की बनने की कोशिश की। फिर उसके बीच में पता चला कि प्यार क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं, तो फिर अट्रैक्शन हो गया। वो अट्रैक्शन मेरा इतना हो गया कि सब कुछ भूल गई मैं। फिर बाद में धोखा मिला, फिर सब हट और गई। धोखा कैसे पकड़ा और आपने? फिर उसके बाद में मैंने बोल दिया, मैंने कहा अब मैं किसी से लाइफ में प्यार नहीं करूँगी। फिर मैंने कभी किसी से लाइफ में प्यार नहीं किया। कैसे मालूम पड़ा आपको कि मतलब वो धोखा था? धोखा इस वजह से था कि मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, तो रिकॉर्डिंग पे वो अपने दादा से बात कर रहा था और बोला कि दादा पूछ रहे तुम्हारे बैंक में कितना पैसा हो गया, क्योंकि मैं अपना पैसा उसके बैंक में डालती थी। तो कहता ठीक है जब 5 लाख पूरा हो जाए ना तब छोड़ दियो इसको। अच्छा। तो इसका मतलब कि तुम मेरे साथ थे, बिकॉज ऑफ रेंट चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो मुझे मतलब हर चीज़ में मतलब दुख मिला है। बट एक बात बताऊँ, मैंने ये चीज़ें देखी है कि अगर आपको बचपन में दुख मिलता है ना, तो आपका बुढ़ापा बहुत सेट होता है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बुढ़ापे की होती है, क्योंकि बुढ़ापे में बच्चे छोड़ देते हैं तो इंसान कहीं का नहीं रहता। बुढ़ापे में कोई बीमारी लग जाए तो कहीं का नहीं रहता। तो मुझे बहुत खुशी है ये सोच सोच के कि चलो ठीक है, मैंने जो भी कष्ट झेले जवानी से पहले ही झेले, अब मैं 30 के करीब पहुंच रही हूँ धीरे धीरे, 2-3 साल में पहुंच जाऊंगी, 2 साल में पहुंच जाऊंगी। तो 30 के बाद मेरा लाइफ सॉलिड है। घर तो ले लिया, गाड़ी भी ले ली, बस अब BMW आने नहीं, BMW नहीं सॉरी मर्सिडीज आने का वेट है, उसके बाद तो लाइफ सेट है। तो मैं ये सोचती हूँ, क्योंकि देखो यार ये सारी चीजें जरूरी होती हैं क्या लाइफ में? लाइफ में नहीं होती, आपको नहीं लगता? आप बताओ, आपको क्या लगता है? देखो ज़रूरी तो नहीं होती है, बस मुझे लगता है स्टाइल यार तो कि दिखाना है जिंदगी, ना। हाँ वो है, मुझे ऐसा लगता है जिंदगी जीने के लिए हाँ, एक सुकून चाहिए, या एक अच्छी नींद चाहिए, राइट, और जो आपके आसपास में जो लोग रहते हैं उनका प्यार चाहिए। राइट, आपका क्या मानना है इसके ऊपर? यस यही तो चाहिए, और क्या चाहिए। लेकिन ये प्रेशर होता है सोसाइटी को खुश करने का। आपने कईयों बार ये नहीं, बात अपनी मैं जो सोसाइटी को खुश करने के लिए मर्सिडीज नहीं लेना चाहती हूँ। मैंने बचपन में सोचा था कि मेरी मर्सिडीज हो ब्रांड न्यू, और उसको मैं चलाऊं, मेरा घर हो जिसको मैं डिज़ाइन करूं। तो वो मैंने बचपन में मेरा सपना देखा था, तो वो मैं सपना अपना पूरा कर रही हूँ। मैं किसी को दिखाने के लिए गाड़ी नहीं ले रही हूँ, या मैं किसी को दिखाने के लिए मैंने घर नहीं लिया, या मैं किसी को दिखाने के लिए कपड़े नहीं पहन रही हूँ। मुझे पसंद है,
मेरा फेवरेट कलर येलो है तो मैं येलो पहनूंगी। सही बात है। मुझे बाल शॉर्ट रखने तो मुझे शॉर्ट रखने हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसी मैं हूं ना, लोग आपको अगर वैसा पसंद कर रहे हैं ना, तो वो आपके अपने हैं। मैं किसी सोसाइटी के लिए मैं अपने आप को बदल दूं ना, मुझे तो फर्क भी नहीं पड़ता है कि कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, कोई क्या सोचता है। मुझे पता है मैं अच्छी हूँ, बस उतना काफ़ी है। मेरे परिवार वालों को मैं पसंद हूँ। अभी इस टाइम पर आकर अर्चना की लाइफ में पैसे कितने मैटर करते हैं? देखो इस टाइम पे पैसे, देखो पैसे एक ज़रूरत है, आप समझ रहे हो, इंसान की ज़रूरत है, मेरी फैमिली की ज़रूरत है, तो पैसे मैटर करते हैं। बट पैसों के साथ साथ मेरे लिए रिलेशन भी मैटर करता है, क्योंकि मुझे रिश्तों के साथ खेलना नहीं आता, तो मुझे वो मेंटेन करना है। तो उसके लिए पैसे भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और मेहनत में कभी भी मैं पीछे नहीं हटी हूँ, बचपन से मेहनत करती आई हूँ और आगे भी मेहनत करती रहूँगी। तो आपकी ये जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मुझे लगता है कि ये जर्नी तो अभी स्टार्ट, बीच तक आई है। आपने एक जो बात कही कि हर बार आपने ये बात इतना खुलकर कभी आपने नहीं बोली, लेकिन जब भी ये बात चली है तो आपने इस बात को बोला है। समाज ने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है आपको। बहुत क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं? बहुत सारी चीज़ें, एक्चुअली मेरी एक प्रॉब्लम नहीं है, कास्ट को लेके भी प्रॉब्लम है, प्रोफेशन को लेके भी प्रॉब्लम है, कपड़ों के लिए भी प्रॉब्लम है। मतलब लाइक मुझे लगता है कि एक लड़की के लिए ना ये एक नॉर्मल चीज़ें हैं, क्योंकि समाज में अगर कोई लड़की रह रही है, आपको पता है हमारे, मैं नॉर्मल महिलाओं की बात करती हूँ, उनका बहुत मन होता है कि वो अपने पति के साथ घूमने जाएं, समुंदर में जाएं और अपने बच्चों के साथ स्विमिंग करें, ये करें वो करें। बट समाज पता है क्या बोलता है, अरे देखो देखो क्या पहन रही है, अरे देखो इसे अंगाई लग रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि वो लोग उन लोगों के बारे में क्यों सोचते हैं। आपको आपके पति के साथ जाना अच्छा लगता है ना, तो आप जाओ, दूसरों का मत सोचो। तो ये आज के टाइम में हमारे देश में चल रहा है कि लोगों को ना अगर अपनी खुशी चाहिए ना, तो पहले उनको ना देखना पड़ता है कि अच्छा हम ये पहनेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। तो ये अगर जिस दिन इस भारत से हट गया ना, लोग अपनी खुशी के लिए चीज़ें कर रहे हैं, तो वो बहुत खुश रहेंगे। कुछ भी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो खाना हो, कुछ भी हो। कास्ट को लेके कैसी प्रॉब्लम? कास्ट को लेके जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं जाटव समाज से आती हूँ, और हमारे समाज को बहुत ज़्यादा मतलब लाइक कुछ लोग जो बेहुदे लोग हैं वो गलत समझते हैं। तो पहले मेरे साथ ऐसा होता था, मुझे जानना है कि पहले जब मैं उनके गिलास में पानी पीती थी तो वो गिलास फेंक देते थे। अच्छा। आज ऐसा भी मुझे, होता था? हाँ, आज वो मुझे अपने घर पे बुलाते हैं डिनर के लिए। क्यों, पहले क्यों नहीं था? मतलब ये चीज़ें भी देखी हैं आपने? देखी है, पहले क्यों नहीं था? आज मुझे डिनर के लिए क्यों बुला रहे हो? आज मैं एक्ट्रेस बन गई, अच्छा मेरी कास्ट चेंज हो गई, मतलब मैं अब वो नहीं हूँ, मैं तो वही हूँ, मेरे ब्लड वही है जो बचपन में था, आज भी वही है। सही बात है। तो आज क्यों नहीं आप अपना गिलास फेंक रहे हो, या आज क्यों नहीं आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे घर में मत आओ? क्यों नहीं मेरे आने के बाद मतलब लाइक ये सब चीज़ें हो रही है। और क्या फील करती थी आप, मतलब? मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था। मतलब हम जब छोटे थे ना, हम अपने पड़ोसी का घर देखने के लिए तरसते थे कि उनका बेड कैसा लगा हुआ है, उनका टीवी कहाँ रखा हुआ है। उस वक्त घर में टीवी नहीं था आपके? उस टाइम पे मेरे घर में टीवी था, छोटा सा टीवी था। बट आप जब रहते हो, आप अपने उस अराउंडिंग रहते हो, तो आपको मन करता है ना, मतलब लाइक उनके घर में क्या है, उनके घर में किचन में क्या है, उनके पर्दे कहाँ पे लगे हुए हैं, उन्होंने अपना रूम कैसा सजा रखा है। वो देखने का परमिशन नहीं था, क्योंकि कि मतलब घर के अंदर एंट्री नहीं है? एंट्री नहीं थी। तो ये लाइफ सब में एक सेम मोहल्ले की बात है ये, जहाँ आप रहते जहाँ थे? आप रहती थी, मैं रहती थी, और अब भी वही घर उसी जगह है? वहाँ पे और लोग भी आ गए हैं। बट अभी मैं जैसे जाती हूँ, जैसे मैं अभी बिग बॉस के बाद तो मैं नहीं गई हूँ, बिग बॉस से पहले मैं गई थी, तो तब भी मैं मतलब मूवी वगैरह तो मैं कर ही रही थी। तो बट अभी जो लोग मुझे अपने घर पे नहीं बुलाते थे, वो कुछ 2-3 लोग वहाँ पे रहते हैं, वो मुझे घर में बुला रहे हैं। मैं धत हट, तेरे घर में आऊँगी मैं, हट। अब क्यों बुला रहे भाई, पहले क्यों नहीं बुलाया? पहले भी तो अर्चना आशु वही थी ना। तो बहुत हर्ट होता है कि यार लोग बड़े हो चुके हैं बट सोच वही घटिया वाली रख रहे हैं। तो मुझे ना राजनीति में आने का मेरा मकसद यही है कि जो ये मेंटालिटी है ना लोगों की, ये बदले। ये बदले।
महिलाओं को आज़ाद करें। उनको उनके भी सपने हैं, औरतों के बहुत सपने हैं जो वो जीना चाहती है अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ। सोसाइटी को साइड पे रख के वो अपने सपने जिएं। कभी कोई ऐसी कोई खबर या कोई ऐसी कोई कोई ऐसा कोई रूमर जो आपने सुना हो जिसको पढ़ने के बाद में या जिसको सुनने के बाद में आप बहुत शॉक हो गए यार कि ये क्या हो गया, ये तो मैंने किया भी नहीं, इस चीज़ को लेके मेरा नाम क्यों आ रहा है? जैसे कि मैं शॉक्ड हुई थी जब इन लोगों ने कांग्रेस में जो ये भसड़ हुई थी, उस टाइम पे उन लोगों ने मेरे को रोड पे पीटा था और पीटने के बाद अभी जो हाल फिलहाल में जो हाँ, हुआ था तो जो उसमें आया कि कांग्रेस ने मुझे इतने महीने पहले ही निष्कासित कर दिया, जबकि झूठ खबर थी वो। मेरे को ना कोई लेटर आया ना आया, जबकि वो 3 दिन पहले ही मतलब 3 दिन के बाद में उन्होंने लेटर जारी किया और वो फेक न्यूज़ बनाई और कॉल कर करके बोल रहे थे कि अर्चना के बारे में ये बोलो, अर्चना के बारे में गलत बोलो, ये बोलो वो बोलो। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ इस चीज़ का कि मतलब ये लोग इतना गिर चुके सकते हैं कि एक औरत के लिए ये गलत बुलवा रहे हैं अपने लोगों से। तो मुझे बहुत बहुत हर्ट हुआ कि यार क्या है, जब आप दिल्ली गए थे, जब वो जो कुछ भी जो हुआ मुझे ये, बहुत हर्ट हुआ। क्या था वो एग्जैक्टली मामला था क्या वो, मतलब आप किसी से मीटिंग करना जहाँ तक जो नॉर्मल मैंने पढ़ा कि मतलब कि आप कहीं पे मीटिंग करना जाना वो बात चाहते तो थे। मुझे भी नहीं पता चले कि उन्होंने ऐसा करा क्यों मेरे साथ, क्या प्रॉब्लम थी। मैं उस वक्त मैं बहुत टूट गई। तो ये चीज़ें हैं, जब आप किसी से प्यार करते हो और धोखा मिलता है ना तो आप टूट जाते हो। फिर चाहे वो बॉयफ्रेंड का प्यार हो, चाहे माँ बाप का प्यार हो, चाहे वो किसी का प्यार हो। तो प्यार वैसा ही तोड़ देता मेरा, है। हाँ, कांग्रेस से मुझे बहुत प्यार था, बहुत। तो उन्होंने तोड़ दिया मुझे पूरा। ये सारी चीज़ें होने के बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से कोई कॉल आया हो या कुछ उनकी तरफ से बात हुई हो? क्योंकि हमने हमेशा मैंने देखा है, जो देखा है बतौर ऑडियंस हमने देखा है, मैं भी आपको पर्सनली जानता हूँ, जो शो के अंदर भी दीदी का सिर्फ एक जिक्र हुआ था और आपने पूरा घर मतलब हिला दिया था। आप समझ रहे हो, सिर्फ एक दो वर्ड्स हैं ये कहने के, सिर्फ एक चार वर्डिंग्स होती हैं दीदी, वहां पे किसी ने सिर्फ इतना बोला और आपने पूरा घर। वही चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा था मुझे कि मैं तो इतना प्यार करती थी, क्या उन तक वो न्यूज़ नहीं पहुँची? ऑफ कोर्स पहुँची होगी। तो वो थोड़ा सा लगता है, जब दूसरे दिन मैंने न्यूज़पेपर में देखा निष्कासित कर दिया मुझको पहले ही। चलो ठीक है, मैं मानती हूँ, चलो तुम लोगों ने 1 महीना पहले निष्कासित कर दिया, तो क्या निष्कासित करा हुआ बंदा आपके ऑफिस में नहीं आ सकता? मुझे तो कोई लेटर नहीं मिला। अब आप करंट डेट डाल के लेटर जारी करो तो वो हम मतलब 1 महीना पहले का डेट डाल के या 6 महीने पहले का डेट डाल के आप आज लेटर जारी करो तो उसको तो मैं सच नहीं मानूंगी ना। मेरा रिसीविंग दिखाओ जहाँ मैंने साइन किए हों, या मैंने डेट के, क्योंकि मैं जहाँ भी साइन करती हूँ डेट डालती ज़रूर हूँ, तो आप वो दिखाओ मेरा रिसीविंग, या मुझे मेल दिखाओ, आपने मेल तो किया होगा तो वो दिखाओ। तो फिर दुनिया को झूठ क्यों बोलना? मतलब एक लड़की को आप गलत ठहरा रहे हो, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका वो कैसा है, मतलब उसको कॉल कर रहे हो और वहाँ की बंदी है कोई, मेरी दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, वो बोलती है कि मतलब लाइक मैं अर्चना के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। तो अच्छा, आप, मतलब लोगों से बोला भी गया ऐसा कि हाँ, कि आप उनके ऐसा बारे में बोलो, क्या कैसी किसी ने बातें भी नहीं करूँ? बोला, क्योंकि सब लोग मेरा नेचर जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। कोई क्यों गलत बोलेगा किसी के लिए? उनके घर में भी तो माँ बहन है ना। उनको बोल रहे हैं कि उसको बोलो गुंडे लेके आई है वो, उसने हमसे बोला प्लानिंग करने के लिए, हमें भी बुलाया था। वो कह रहा हम क्यों बुलाया, हमको तो उसने फ़ोन तक नहीं किया, मेरे पास तो उन लोगों का नंबर भी नहीं है। तो मुझे बहुत हर्ट हुआ कि कोई बात नहीं, ज़िंदगी रही तो कभी मैं मिली ना दीदी से। एक फ़ोन एक्सपेक्ट कर रहे थे आप वहाँ पे। ये बात ज़रूर मैं बोलूँगी कि दीदी ऐसा ऐसा चीज़ें हुई थी। एक फ़ोन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे कि एक फ़ोन मेरे पास में ज़रूर आएगा और ऑफ मैं कोर्स वहाँ मैं पे अपनी आज बात भी रखूँगी। एक्सपेक्ट करती हूँ कि एक बार दीदी का कॉल आ जाए। मेरे पापा मुझे डांटते हैं, तू पागल हो रही है, वहाँ पीटा तेरे को तब भी तू मतलब लाइक ऐसा। मेरे को कोई बात नहीं, अपने है ना। वो टूट जाता है इंसान, बहुत बुरा टूट जाता है। पॉलिटिक्स का राश। बट ये थोड़ी ना कि इसकी डर की वजह से मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगी ना अब बाबा। भरोसा है पॉलिटिक्स पर? भरोसा तो मुझे स्टार्टिंग से ही था, और पॉलिटिक्स में मैं आना भी इसी वजह से चाहती हूँ कि लोगों की जो सोच है ना उसको मैं ना चेंज कर सकूँ, मैं ना महिलाओं के लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन उनको रास्ता मुश्किल है ये। इतना बोल्ड बना सकूँ उनको कि उनको ना कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने बच्चे खुद पाल सकें। तो वो सब चीज़ें मैं लाइफ में करना चाहती हूँ और वही मेरा एम है। और ये जो सारी चीज़ें जब हो रही थी उस वक्त पापा का, मम्मी का, इवन मैंने उनके भी मैंने वीडियोस, मैंने फोटोज, मैंने वगैरह मैंने सब देखे हुए हैं,
वो किस तरह से वो फील कर रहे थे, उनके ऊपर क्या चल रहा था? वो एक्चुअली क्या होता है, मम्मी पापा ना बहुत कोमल हार्टेड लोग होते हैं। वो बहुत डर जाते हैं, मतलब वो अपने बच्चे को पिटते हुए नहीं देख सकते, वो बच्चे अपने बच्चे को कहीं गिरता हुआ वो नहीं वीडियो देख उन तक भी पहुंच सकते। गए थे ना? पूरा पूछे तो पूरा वायरल था, आधे से ज़्यादा तो वीडियो डिलीट कराया गया है। पैसे के दम पे आप कुछ भी कर सकते हो, तो वो चीज़ें आपने डिलीट करवाया है। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो राजनीति है, बहुत बड़ी राजनीति है, राजनीति के लिए आपको राजनीतिक बनना पड़ेगा, ज़रूरी है। तो मुझे बहुत खुशी है कि मैंने 26 साल की उम्र में इलेक्शन लड़ा, तो शायद मैं 40 साल की उम्र तक परिपक्व हो जाऊंगी राजनीति करने के लिए, या 35 साल तक मैं परिपक्व हो जाऊंगी राजनीति करने के लिए। उसके बाद फिर उनको उनके तरीके से हैंडल करूंगी। अभी तो मैं एक नॉर्मल लड़की की तरह जो दिल में आया वो बोल दिया, फिर उनके हिसाब से वो कैमरे को देख के ध्यान में रह के बात करूँगी, ऐसा। तो ये लाइफ है बहुत मेरी। स्ट्रांग हो लेकिन आप। बहुत बनना पड़ेगा। और मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ, औरतों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लड़कियों को स्ट्रांग बनना पड़ेगा, वरना जो ये दुनिया है ना, आपको गिराती जाएगी और आप गिरते जाओगे। तो हमको गिरना नहीं है, हमको ऊपर उठना है और लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है। इस ज़िंदगी में आपने जन्म लिया है और आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपने सपने अपनी तरीके से पूरा करें, क्योंकि अगर आप अपने सपने अपनी तरीके से पूरा नहीं करोगे तो कोई आपको हाथ भी नहीं फैलाएगा आपके सपने पूरे करने के लिए। तो ये आपकी लाइफ है, आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जियो जैसे आप जीना चाहते हो। नोबडीज नोज कि सही तो है कि ये क्या करती है, ये क्या करती है, सोचो मत, समझे, बस आगे बढ़ो। अच्छा, आखिरी बार दिल खोलकर रोइंग कब थी आप, ये बताइए? इमोशंस तो बहुत है आपके अंदर। हाँ, मैं आखिरी बार जो रोई थी, किस बात पर रोई थी? मैं बिग बॉस में रोई थी, वो जो लास्ट जब मुझे निकालने के लिए बोल दिया गया था। मतलब दिल खोल कर रोना जिसे कहते हैं। देखा नहीं आपने टीवी में? आई थिंक शायद आधा दिखाया होगा, क्योंकि बहुत 1 घंटे का उसमें काफ़ी कम होता है, बट लाइव लाइव चल रहा था वो। तो उसमें मेरे काफ़ी फैंस ने बताया कि आप बहुत गंदा रोए थे, मतलब बहुत हम काँप गए थे। तो वो मेरा लास्ट बार बहुत तगड़ा वाला रोना था। और बाहर, घर के बाहर की, घर अगर के इन दिनों बाद की अगर तो मैं बात कहूँ तो? हाँ, थोड़ा सा मतलब रोई थी मैं, ऐसा नहीं। बट फिर बाद में जिस चीज़ के लिए रोई थी ना, बाद में पता चला कि ये तो अफवाहें हैं, रियलिटी तो कुछ और है। तो फिर जब बाद में मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, फिर तो मैं अब नहीं रोती, मैं अब घंटा रोऊंगी, मैं नहीं रोऊंगी। इमोशनल तो हो जाते होंगे कभी कभार। हो जाती हूँ, ऑफ कोर्स होती हूँ, लड़की हूँ तो रोऊंगी, इंसान यार हूँ तो रोना नहीं रोऊंगी। कहते उसे, उसे कहते हैं इमोशंस बह जाना। हाँ, कभी कभी कुछ जो इमोशंस जो रहते हैं ना, हमारे हाथ में नहीं होते हैं। अभी मैं देखा ना, मैंने बात करते रोने, मैंने जल्दी से ऊपर को किया मुंह, क्योंकि जब जैसे नीचे करूँगी टप देने टपकेंगे मेरे आंसू। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है, नहीं लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे स्ट्रांग, आई एम स्ट्रांग। लोग क्या बोलेंगे, यार हमारी नेता रोती है। नहीं, इमोशंस है। नहीं, अपने को स्ट्रांग होना है मुझे नहीं लगता कि रोने वाला इंसान कमजोर है। नहीं, कमजोर नहीं है, बट क्यों रोना? इमोशंस इंसान के निकल जाते हैं। पास्ट 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 भूलने के लिए होता है ना, तो भूल जाओ उसको। अब आपके लाइफ में अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छी चीज़ें हो रही हैं, तो उसको याद रखो। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल अच्छे दिनों की अगर मैं बात कहूँ तो? बस आपकी तरफ से अच्छा क्या चल रहा है? बस अच्छा, बहुत कुछ चल रहा है। और कुछ बताते बताते रह गई थी आप मुझे उस वक्त। देखो, मैं बताऊंगी नहीं, अभी नहीं, वक्त आने पे बताऊंगी। कुछ कहने वाली थी आप, फिर कुछ दिमाग में कुछ चला आपके और आपने फिर उसको घुमा नहीं, दिया फिर वहां पे अभी आपने। नहीं, वो नेक्स्ट इंटरव्यू में हम लोग ठीक है। करेंगे, क्योंकि उसके लिए एक स्पेशल इंटरव्यू रहेगा, ठीक है ना। तो बस लाइफ में अच्छा चल रहा है, और देखते हैं क्या चीज़ें होती है। बस मैं भी वेट कर रही हूँ चीज़ें आने का, और मेरे फैंस भी वेट कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का। तो बस मैं अपने फैंस को यही बोलना चाहती हूँ कि पेशेंस रखो, और मेरा फैंडम आप लोगों ने कभी नहीं छोड़ा, और मुझे पता है आगे भी नहीं छोड़ोगे। आई नो बात नहीं कर पाती हूँ, बट कोशिश करूँगी कि मैं लाइक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से कनेक्ट रहूँ, बस। बिग बॉस में अभी किस किस से कनेक्टेड है? बिग बॉस में तो जो कोई मिल जाता कनेक्टेड हो जाती हूँ। फिर भी वही जब इवेंट्स में जो कोई मिल जाता कनेक्ट हो जाती हूँ। बस वही दोस्ती है? हाँ, बस आपको तो पता ही है बिग बॉस के बाहर क्या होता है। क्या आपने होता है बिग मुझे बॉस नहीं का पता है, नहीं दर्शकों को बताओ। नहीं 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 नहीं, दर्शकों को सब पता होता है, सब वो बेवकूफ़ नहीं होते, दुनिया को सब पता होता है। कुछ रिश्ते भी बनाए थे आपने, दोस्तियां भी बनाई थी, उनका क्या हुआ? वो आपने देखा होगा क्या हुआ, मैं क्या बोलूँ। वो दोस्ती थी ही नहीं लगता है मुझे, सिर्फ अंदर
एक सहारा था आगे जाने का, जरिया था। तो लोगों ने आपका यूज़ किया। एक दूसरे को मेरा यूज नहीं, हम सब ने एक दूसरे का यूज किया आगे जाने के लिए। दैट्स अ फैक्ट। अभी किसी के टच में नहीं है आप? टच में मतलब क्या, अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट्स कि अगर जो हम कहीं पे मिल रहे हैं या टकरा रहे हैं, टकरा ले वैसे आए उसके लोग अलावा या ऐसे नहीं ठीक है। कभी के फोन उठाया लगा दिया और अर्चना क्या हो रहा है, अब जो भी है। नहीं ऐसा, ऐसा तो ऐसा कोई नहीं। नहीं। खतरों के खिलाड़ी में है ना, मुझे बिग बॉस की क्या जरूरत है। खतरों के खिलाड़ी में देखो कितने अच्छे दोस्त हैं। अरिजीत साथ में, कभी कभी हम लोग जिम में मिल जाते हैं, वहाँ हम लोग बात कर लेते हैं। नायरा मेरी दोस्त, अभी कल परसों उसका बर्थडे था, मैं गई थी। रोहित सर वहाँ पे मिले मुझे, और रोहित सर वो अपना रोहित रॉय, और ये अपना ऐश्वर्या, उससे बात हुई। बहुत लोगों से बात हो जाती है मेरी। प्रियंका से टच में नहीं है आप? नहीं। बिल्कुल बात नहीं होती? नहीं, आखिरी कब बात हुई थी, क्या बात हुई थी? बस वो बर्थडे, जिस दिन मेरा बर्थडे था उस दिन सुबह बात हुई थी, जब उसने बोला था कि हाँ मैं शाम को बर्थडे पे आती हूँ। बस वो लास्ट बात थी। तो फिर आपने बात करने का कभी ट्राई नहीं किया उनसे, क्लैरिटी लेने की ट्राई नहीं की आपने कि क्लैरिटी ली जाए? यार मन ही नहीं हुआ, मतलब उस टाइम पे मैं टूट गई थी कि मैंने 7.5 लाख का बर्थडे बनाया, पता है तुम्हें? 7.5 लाख? हाँ, 7.5 लाख रुपए मैंने एक पल में खर्च कर दिए, ये सोच के मेरे दोस्त आएंगे। फिर रियलिटी मुझे पता ही नहीं था मुंबई की कि क्या होता है, तो फिर हट तो होता ही है ना। बट कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब लाइक नहीं चाहती उसे, मैं चाहती हूँ उसे, वो भी शायद मुझे चाहती होगी। बट वो जो हर्ट वाला पार्ट है ना, तो वो तो थोड़ा बुरा लगेगा। बट कोई बात नहीं, शायद उसकी भी कोई मजबूरी होगी, तो इस वजह से नहीं आई नहीं तो वो। उसके बाद में बात तो हो सकती है ना? हाँ बट कभी पूछा नहीं मैंने, क्यों नहीं बात की नहीं तूने? वहां से नहीं आया कि मतलब चलो उस दिन नहीं आ पाए तो आज मिल लेते हैं या आज हम बात कर लेते हैं? पता नहीं, देखते हैं उसके बाद में फ्यूचर कोई में। मतलब कुछ नहीं? कोई बात नहीं, फ्यूचर देखते हैं भाई। खैर टॉपिक चेंज करूँ। मतलब वो 7.5 लाख रुपए का जो बर्थडे था, जो बचपन का जो सपना जो था, वो आपने उस दिन पूरा जी हो लिया गया, था हाँ। कि जिस तरह से आप बर्थडे नहीं मनाना नहीं, चाहते मुझे थे। और भी ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार बनना है मेरा बर्थडे। अगर मतलब मैं अब तक का अभी, सबसे महंगा तो वही कहलाया अभी जाएगा। तक तो महंगा वही है, हाँ। क्योंकि साढ़े उस सात टाइम लाख पे, बहुत होते हैं क्योंकि उस यार। टाइम पे फ्राइडे नाइट थी, और आपको पता है लॉट्स ऑफ ड्रिंक इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव जगह, और पूरा ऊपर नीचे पूरा पूरा ही कर दिया। मैंने कहा आएंगे लोग, आएंगे लोग, आएंगे। तो फिर बाद में रियलिटी पता चली कि भाई ऐसा ऐसा चीज़ें होती है। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, उसका भी मज़ा अलग ही था। तो ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया, अभी 7.5 का बढ़ा है, कोई बात नहीं, इस साल 10 का बनाएंगे। जब ये सोचते हैं आप कि एक वो टाइम था जब पैसे नहीं थे बॉम्बे में, जब हम आए थे, जब स्टार्टिंग में, मतलब जब वो 100 साड़ी वाला जो आपने बताया, और एक अब ये मोमेंट है जहाँ पे सिर्फ 7.5 लाख रुपए की सिर्फ पार्टी हो रही है, हाँ तो लगता है कि हाँ यार अब तो थोड़ा बहुत कुछ तो कर ही लिया यार, हमने। एक बात बताओ, बिग बॉस ने इतना नाम दिया, फेम दिया, उसके पैसों का 7.5 लाख का बर्थडे तो बनता है ना मेरा। है कि नहीं? बर्थडे तो बनता है, तो बस कर लिया। और क्या बदलाव आपने देखा है लाइफ में आफ्टर बिग बॉस? मैंने प्यार देखा है जो दुनिया से मुझे मिलता है, मम्मियों से स्पेशल मिलता है, लड़कियों से मिलता है। जहाँ भी जाती हूँ, एयरपोर्ट पे जाती हूँ, वहाँ पे बहुत प्यार मिलता है कि यार आप ही थे, आपकी वजह से पूरा बिग बॉस देखते थे हम एक्साइटेड रहते थे कि नेक्स्ट एक्शन आपका क्या होने वाला है। तो वो सब चीज़ें बहुत अच्छा लगता है कि यार मैंने जो भी लाइफ जी है ना, उसको जी हूँ मैं। अब शादी को लेकर क्या प्लान्स हैं आपके? उसके लिए मैं बताऊंगी नेक्स्ट इंटरव्यू में। नेक्स्ट इंटरव्यू मतलब ये बहुत सारा। सरप्राइज है कुछ, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। और कैसे चल रही है घर की तैयारियां, घर पर बनने वाली? तैयारी बहुत चल रही है अच्छी, और इसी महीने में शिफ्ट हो जाऊंगी, और अगले महीने में गृह प्रवेश रखूंगी, जिसमें मैं आपको भी बुलाऊंगी बिल्कुल। और अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगी, तो अपना व्लॉग भी बनाऊंगी। तो देखते रहिए टैली मसाला। कोई मैसेज देना चाहेंगे जाते जाते, जो भी आप बोलना चाहें आपकी तरफ से, आपके दिल से, आपके ऑडियंस को, जो आपको लगता हो कि यार कि ये ना चेंज सोसाइटी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये चीज़ लोगों को करनी चाहिए, जो भी आप बोलना चाहें? राइट, मैं बस यही बोलना चाहती हूँ, जिसकी नई नई शादी होती है और जो लड़कियाँ होती हैं, जो सोसाइटी को देखकर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरा ही इग्नोर किया जाए, बट सोसाइटी के लिए अपने सपनों को नहीं मारना चाहिए। क्योंकि अगर आपने सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, और अपने सपनों को मार दिया, तो फिर आप ना उस चीज़ को ना आप बुढ़ापे में याद करोगे कि मैं वो कर सकती थी,
बट लोग क्या सोचेंगे ये सोच के मैंने वो चीज़ नहीं की। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ सभी लड़कियों को कि आपके सपने हैं, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, आप अपने दिल की सुनो, आपको जो बनना है वो बनो, क्योंकि एक ही हमको जन्म मिला है इस सदी में। इसी सदी में आपको अपने सपने पूरे करने हैं, तो अपने सपने पूरे करो, क्योंकि सपने पूरे होते हैं। मैंने सपने देखे थे बचपन में, वो सपने मेरे अब पूरे हो रहे हैं। तो आप सपने देखो, क्योंकि जब तक सपने नहीं देखोगे तब तक वो पूरे नहीं होंगे। अच्छा लगा हमसे बात करके। बहुत। थैंक यू सो मच अर्चना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड आई होप ये वीडियो लोगों के पास में जल्दी उन तक पहुंचे और वो अपना फीडबैक पूरा कमेंट्स में दें। यस, कमेंट्स भी करना, देखना भी ज़रूर, ठीक है। फॉलो और लाइक भी करना टेली मसाला को। बाय।